एवरीवन, 2 मिनट के लिए मॉड्यूल वन जस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। बोलो मुझे, फर्स्ट कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है ऑफर से, बराबर। टेल मी, राइट, ऑफर का सेक्शन 2A याद करना है। ऑफर का सेक्शन 2A, व्हाट इज द ऑफर? डेफिनेशन, व्हेन ए पर्सन signifies another his willingness to do or not to do. बोलो मुझे, what? To, right, with a view to obtain his assent to, right, to such an act or abstinence, he has said to make a proposal, offer, बराबर। when a person signifies to another his, right, willingness to do or to abstain from doing anything, right, with a view to obtain the assent of the other to such an act or abstinence, he is said to make proposal. 2A। ऑफर के बाद क्या आता है? बोलो मुझे, ऑफर से काम होगा या आगे भी जाना चाहिए? सामने वाले से एक्सेप्टेंस आना चाहिए। हाँ बोलो, एक्सेप्टेंस क्या सेक्शन? आई मीन प्रॉमिस का सेक्शन 2B। 2B बोलो मुझे, क्या है 2B? व्हाट इज द एक्सेप्टेंस? The person to whom the proposal is made, the person to whom proposal is made, right, signifies, gives nahi, signifies his assent thereto. He has said, right, proposal is accepted, and once proposal is accepted it becomes promise. फिर सेक्शन 2C आता है। A हो गया, B हो गया, C। What do you mean by promiser? What do you mean by promisee? समझ में आ रहा है क्या? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, ध्यान देना। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद सेक्शन 2D आता है, कंसिडरेशन। अभी तक देखा नहीं, कंसिडरेशन मतलब खाली समथिंग इन रिटर्न। उसके लिए एक लैटिन वर्ड है, कंसिडरेशन के लिए एक लैटिन वर्ड है, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू, दैट इज कंसिडरेशन। उसके बाद 2E क्या है? अच्छा, ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया, प्रॉमिस बन गया। फिर प्रॉमिस बनना चाहिए एग्रीमेंट, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। मेरा एक प्रॉमिस, उसका एक प्रॉमिस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो व्हाट इज एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, राइट, इज एग्रीमेंट, बराबर क्या? तो वो आ गया तुम्हारा कौन सा मैडम? राइट, वो आ गया तुम्हारा सेक्शन 2E। अच्छा, कोई एग्रीमेंट वॉइड होते हैं और कोई एग्रीमेंट वैलिड बनते हैं। जो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल नहीं, वो क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट, मतलब कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो दैट इज सेक्शन नंबर, वॉइड एग्रीमेंट का सेक्शन नंबर बोलो 2G। H के पहले वाला, कॉन्ट्रैक्ट के पहले वाला 2G। बोलो मुझे, agreement which is not enforceable is void agreement, and agreement which is enforceable, बोलो मुझे, contract। section 2H, section 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, F बाकी है, then F, E, F, G, G void agreement, H valid agreement, I mean contract। agreement को दो में डिवाइड करो, void and valid। valid मतलब contract। अच्छा, 2H, बराबर ना? रेस नो। अच्छा, इसके आगे ध्यान देना, तो एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इनफोर्सेबिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय इनफोर्सेबिलिटी? बोलो मुझे, इनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या? लीगल इनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या? व्हाट इज, लॉ में डिफाइन नहीं किया, बट उसका मतलब क्या होता है? इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ईच अदर। If there is a default on any of the party, the aggrieved party will sue the defaulting party। उसको बोलते हैं लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है। क्या दोनों पार्टीज को राइट्स होते हैं एंड दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशंस होते हैं? यस, बिकॉज इट्स ए प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, तो दैट दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशंस है, दोनों पार्टीज के राइट्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर सामने वाले ने उसका ऑब्लिगेशन इन्फोर्स नहीं किया, तो ये अपना राइट, सामने वाले ने अपना ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं किया,
तो ये अपना राइट इन्फोर्स करेगा टू sue हिम। अगर मैंने मेरा ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं किया, डिस्चार्ज नहीं किया, तो सामने वाला उसका राइट एक्सरसाइज करेगा टू sue मी। तो every party has rights and every party has obligations. Are you getting my point? And that intention to sue each other is legal enforceability, legal relation. कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है? कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है? प्रिजम्पशन है कि उनमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। डोमेस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली एग्रीमेंट्स, दे आर जस्ट एग्रीमेंट, दे नेवर बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें प्रिजम्पशन होता है कि उनमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है? बिजनेस एंड कमर्शियल एग्रीमेंट, जिनमें हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि उनमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है एंड देयरफॉर उनके केस में क्या होगा? राइट, कॉन्ट्रैक्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि क्या स्टेटमेंट है? Law of contract is not the whole law of agreement. Only those agreements which are legally enforceable are contracts, which are not legally enforceable are just void agreements. समझ में आ रहा है क्या? अरे yes or no? Therefore, every contract is an agreement, but every agreement is not contract. समझ में आ रहा है क्या? अरे yes or no? तो राइट, तुमने तुम्हारे शादी को किसी पे इनवाइट किया, तुमने उसको ऑफर दी, वो बोलता है मैं आता हूँ, बट he didn't turn up. Can you file the case? No. एग्रीमेंट है, बट राइट, सोशल है, इन्फोर्सेबल नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो नॉट एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। अरे यस और नो? नेक्स्ट, क्या हर ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर किया जाता है? एवरी ऑब्लिगेशन इज कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट? नो, ओनली दोज ऑब्लिगेशंस व्हिच अराइजेस फ्रॉम एग्रीमेंट आर ओनली कवर्ड और ओनली अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं आएंगे? स्टेटस, ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ स्टेटस, फादर मदर का जो, हस्बैंड एंड वाइफ का जो ऑब्लिगेशन है एक दूसरे के टुवर्ड्स, राइट, हस्बैंड, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, राइट, ये जो रिलेशन है, राइट, ये ऑब्लिगेशन है कि फादर विल लुक आफ्टर द फैमिली, ये जो ऑब्लिगेशन है, राइट, मदर विल लुक आफ्टर यू, ये जो ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन अराइजेस आउट ऑफ योर स्टेटस। कर्ता विल लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस, that obligation arises out of status. समझ में आ रहा है क्या? या और दूसरा होता है obligations which arises from the order of court. समझ में आ रहा है कि कोर्ट बोलता है कि तुम्हें ये करना ही है। those agreement, those obligations are not covered by law of contract, but agreement because the obligation which arises because of like your contract agreement, वही contract में cover किए जाते हैं। therefore we say, right, obligations which arises out of contract, obligations which arises out of agreement are only covered by contract. Therefore law of contract is not the whole law of agreement. Law of contract is not the whole law of obligations. समझ में आ रहा है क्या? ये आता है, स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं राइट जस्टिफाई, तो तुम्हें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा राइट क्रिएट करता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? राइट इन पर्सोनम या जस्ट इन पर्सोनम। एंड कौन सा राइट क्रिएट नहीं करता है? जस्ट इन रेम या राइट इन रेम। अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन क्रिएट करता है, अगेंस्ट होल वर्ल्ड क्रिएट नहीं करता। वो कौन क्रिएट करता है? सोगा। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? उसके बाद हमने राइट डिस्कशन स्टार्ट किया था, राइट, कौन किस पे केस फाइल करता है? कौन किस पे? दो पार्टीज है, उनमें से कौन सी पार्टी किस पे केस फाइल करेगी? एग्रीड पार्टी विल फाइल केस अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। तो केस स्टडी में पहले नाम किसका आता है? केस लॉ में पहला नाम आता है एग्रीड पार्टी का एंड फिर डिफॉल्टिंग पार्टी का। सपोज राम सीता पे केस फाइल कर रहा है तो नाम कैसे आएगा? राम वर्सेस सीता। एंड कल जाके सपोज सीता के अगेंस्ट डिसीजन आती है तो सीता अपील करेगी ना हायर कोर्ट में, फिर उस केस में क्या नाम दिखेगा? सीता वर्सेस राम। तो अपील में उल्टा हो जाएगा, बराबर ना? यस। देन उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद हमने राइट क्या कवर किया था? हाँ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, आई मीन सेक्शन 10 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को।
इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टोटल कितने 11 है, टोटल कितने 11। अरे समझ में आ गया, उसमें से 6 इसेंशियल एलिमेंट्स आर गिवन बाय सेक्शन 10 जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, एंड देयर आर 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स which are not given by section 10 but which are covered under other sections of the law or from right orders of court। ठीक है, तो हमने आज 10 कवर किए थे। 5 सबसे पहले क्या था, याद करना, 2 parties, there has to be minimum 2 parties, 2 या more parties to the agreement, बराबर ना। अच्छा, एक को ऑफर बोलेंगे, दूसरे को, और हर कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम अलग अलग हो सकता है, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, समझ में आ रहा है क्या, राइट। अरे टीचर, स्टूडेंट, एग्जाम्पल कंसाइनर, कंसाइनी, उसके बाद बायर, सेलर, समझ में आ रहा है क्या। तो इंश्योरर, इंश्योर्ड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेंडर, बोरोवर, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक के साथ, समझ में आ रहा है क्या। अरे ऐसा नो, तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। देयर हैज टू बी मिनिमम 2 पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, राइट। एक को ऑफरर बोलेंगे, दूसरे को ऑफरी बोलेंगे, तो राइट, बट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। दोस पर्सन शुड बी लाइक असर्टेन, उनकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, असर्टेनेबल होनी चाहिए। असर्टेनेबल होनी चाहिए मतलब भाई वो भूत प्रेत वगैरह ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो नहीं होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। देयर आइडेंटिटी शुड बी असर्टेनेबल, मतलब अब वो लोग कौन हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद मुझे बोलो, राइट, कौन सी केस स्टडी थी जो हमने उसके अंडर स्टडी की थी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड को। समझ में आ रहा है क्या। उसका वर्डिक्ट क्या था, पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट पर्सन्स, दे आर वन एंड द सेम, सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर इज नॉट ए ट्रांजैक्शन एंड नॉट सब्जेक्ट टू द सेल्स टैक्स, एज सिंपल एज दैट। तो वहां पे ये समझ में आ गया कि देयर हैज टू बी like identity should be ascertainable, you cannot contract with yourself, you cannot sell goods to yourself, are you getting my point। अच्छा, फिर that is 2 parties, minimum 2 parties। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या, दूसरा essential elements क्या था, intention is to create legal relation, intention is to create legal relation। तो उसमें आपको क्या लिखना है बोलो मुझे, उसमें आपको डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड राइट, सोशल एंड तुम्हें कमर्शियल, ये प्रिजम्पशन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, प्रिजम्पशन, राइट। इंटेंशन क्या होना चाहिए, टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इंटेंशन इज टू क्रिएट लीगल रिलेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब अगर इंटेंशन ही लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। इंटेंशन होना चाहिए, जब तुम ऑफर करते हो तो तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए कि हमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, एंड जब वो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है उसके भी दिमाग में होना चाहिए कि आई वांट टू क्रिएट लीगल रिलेशन। मतलब मैं जब किसी को ऑफर कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में है कि अगर वो एक्सेप्ट करता है एंड कल जाके वो काम नहीं करता है तो मैं उस पर केस करूंगा, एंड जो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है उसके दिमाग में भी है कि अगर वो एक्सेप्ट करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एंड सामने वाले ने अगर ऑनर नहीं किया तो मैं उस पर केस करूंगा। ये इंटेंशन होना चाहिए। तो इंटेंशन इज टू क्रिएट लीगल रिलेशन, क्लियर है। अगर इंटेंशन ही नहीं लीगल रिलेशन करने का मैडम, वो कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, ऐसे एग्रीमेंट्स कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। तो लीगल रिलेशन क्रिएट करना इंटेंशन होना चाहिए। थर्ड क्या था बोलो मुझे, याद करो। थर्ड yes, compliance of legal formalities in case of certain cases, not in every case but in certain contracts, certain agreements कुछ legal formalities comply करनी पड़ सकती है। example, agreement has to be in writing, right, agreement has to be stamped, agreement has to be registered, it must be signed in the presence of witnesses। ये example दे सकते हो कि right, जब मैं बात कर रहा हूं कि एग्जैक्टली लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हो सकती है। इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट्स का जनरली हम एग्जांपल देते हैं, एक देते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा देते हैं हम सेल ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी। इसमें आप आर्बिट्रेशन का एग्जांपल दे सकते हो, आर्टिकलशिप का एग्जांपल दे सकते हो, बट हाउएवर वो एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए तो तुमने देना डजंट मेक एनी सेंस। तुम्हें वही जाना चाहिए जो इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल दिए। समझ में आ रहा है क्या। अरे ये सुनो, हमेशा याद रखना इंस्टीट्यूट के एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम्हारे मेरे एग्जांपल्स। समझ में आ रहा है क्या। तुम्हारे मेरे एग्जांपल समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में लिखते टाइम इंस्टीट्यूट के एग्जांपल लिखने चाहिए। तो राइट, अगर राइट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, एग्रीमेंट कैन बी इन रिटर्न और एग्रीमेंट कैन बी इन ओरल। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, राइट। बोथ हैव इक्वल स्टेटस, बोथ हैव इक्वल इज्जत,
लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के आइज में, इन कॉन्ट्रैक्ट के आइज में, राइट, लीगल लाइक ओरल एग्रीमेंट एंड रिटन एग्रीमेंट दोनों इक्वल स्टेटस है, वो डिफरेंशिएट नहीं करता है. बट अगर कोई दूसरा लॉ है which requires it to be in written format, stamped, registered, signed in the presence of witness, तो तुम्हें वो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय सम अदर लॉ, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बोलता है वो करना पड़ेगा. अगर तुम वो नहीं करते हो तो टेक्निकल डिफेक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में. क्या डिफेक्ट होगा? टेक्निकल डिफेक्ट होगा. एंड वो टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो राइट इन्फोर्सेबल नहीं होगा. क्या नहीं होगा? इन्फोर्सेबल नहीं होगा. अब वंस यू रिमूव द टेक्निकल डिफेक्ट इट विल बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तब तक तुम उसको इन्फोर्स कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज टेक्निकल डिफेक्ट है. आगे सो तीसरा था राइट कंप्लायंस विद एडिशनल लाइक लीगल फॉर्मेलिटीज इन सर्टेन केसेस. अच्छा मुझे बोलो. हाँ नेक्स्ट, ये थर्ड हो गया. फोर्थ क्या था? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. द टर्म्स ऑफ द ऑफर शुड बी सर्टेन, शुड नॉट बी वेग, एम्बिगुअस, इनडेफिनिट. एकदम सिंपल है. तो जब तुम ऑफर कर रहे हो तो देयर हैज टू बी व्हाट? सर्टेनिटी इन टर्म्स. व्हाट इज सर्टेनिटी इन टर्म्स? मतलब एग्जांपल, मैं 10 ऑयल बेच रहा हूँ, 10 टाइप के ऑयल बेच रहा हूँ, या मैं 2 टाइप्स के ऑयल बेच रहा हूँ, एक कोकोनट ऑयल एंड दूसरा मस्टर्ड ऑयल, एंड आई से आई विल सेल यू 10 लीटर्स ऑफ ऑयल. क्या सर्टेन है या अनसर्टेन है? क्यों अनसर्टेन है? बिकॉज विच टाइप ऑफ ऑयल आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट मेंशन. बट मैं खाली मस्टर्ड ऑयल बेच रहा हूँ एंड देन आई से आई विल सेल यू 10 लीटर्स ऑफ ऑयल. क्या इसमें सर्टेनिटी है या नहीं है? यस, बिकॉज यू कैन असर्टेन कि एग्जैक्टली कौन से ऑयल के बारे में बात कर रहे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा मैं तुम्हें बोलता हूँ आई विल सेल माय कार फॉर रुपीज 10 lakhs और 8 lakhs. क्या इसमें सर्टेनिटी है या नहीं है? 10 lakhs और 8 lakhs नो, बिकॉज प्राइस एक नहीं ऑफर की, 2 ऑफर की है, तो देयर इज नो सर्टेनिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर राइट दूसरे केस में मैं बोलता हूँ आई हैव 4 cars, आई एम रेडी टू सेल वन ऑफ द कार टू यू. इसमें सर्टेनिटी है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज विच कार इज नॉट मेंशन. तो टर्म्स क्या होने चाहिए? सर्टेन होने चाहिए. टर्म्स क्या होने चाहिए? सर्टेन. बट इफ द प्राइस इज नॉट मेंशन, अगर प्राइस मेंशन नहीं की है, ऑफर में प्राइस मेंशन नहीं की है, या मैं ऑफर में ऐसे कि वी विल, ये थर्ड पार्टी होगा जो प्राइस डिसाइड करेगा, आर्बिट्रेटर. प्राइस डिसाइडेड नहीं है, या प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय आर्बिट्रेटर. क्या इसमें सर्टेनिटी है या सर्टेनिटी नहीं है? सर्टेनिटी है, बिकॉज प्राइस कैन बी डिसाइडेड बाय थर्ड पार्टी और यू कैन टेक प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस और रीजनेबल प्राइस. अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे यस नो. उसके बाद ये आ गया यहां तक. नेक्स्ट ये था तुम्हारा फोर्थ, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. अच्छा फिर मुझे बोलो. यस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. तो राइट मतलब जो एग्रीमेंट है, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म. ऐसे टर्म्स होने चाहिए जो सामने वाला कर पाए. तुम्हारी ये ऑफर नहीं होनी चाहिए जाके टांग तारे तोड़ के लेके आओ फिर मैं तुम्हें हाँ बोलूंगी. मैडम वो पॉसिबल नहीं है, ध्यान देना. आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ. तो या राइट मरे हुए आदमी को जिंदा कर दो, या मैजिक से ट्रेजर ढूंढ के दे दो. समझ में आ रहा है क्या? अरे यस नो. मैडम इट्स नॉट पॉसिबल. एग्रीमेंट, ध्यान देना, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म. अभी ये जो एग्जांपल दिए, ये टर्म्स इनिशियल से इम्पॉसिबल है. जब तुम एग्रीमेंट या ऑफर दे रहे हो ना, सिंस द वेरी बिगिनिंग दे आर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. उनको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट. क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट. एंड कभी कभी क्या होते हैं ना, जब वो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब वो ना पॉसिबल टू परफॉर्म थे, बट लैटर स्टेजेस में वो इम्पॉसिबल हो गए. एग्जांपल, चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस और चेंज इन द लॉ. एग्जांपल राइट, हुआ क्या, तुमने एक ऑथर को अपॉइंट किया. किसको अपॉइंट किया? ऑथर को. ऑथर को बोला यू आर ए पब्लिशिंग हाउस, तुमने एक ऑथर को अपॉइंट किया और उसको बोला कि भाई यू हैव टू राइट ए बुक फॉर अस, और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. क्या पॉसिबल टू परफॉर्म है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है? पॉसिबल. और वो 2-3 हफ्ते के बाद मर गया. अब मुझे बोलो इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म और इम्पॉसिबल टू परफॉर्म? क्या इनिशियल से इम्पॉसिबल है, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हुआ है? सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हुआ है. सो ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, बट बाद में जाके क्या बना है बोलो मुझे? राइट, बाद में जाके इम्पॉसिबल टू परफॉर्म बना है. इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में जाके इनवैलिड बना है. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है बाद में जाके इनवैलिड बना है
उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा एग्जांपल, राइट तुम किसी को तुम्हारा हॉर्स बेचना चाहते हो, एंड जब तुम ये एग्रीमेंट कर रहे हो, एक ऑफर कर रहे हो, डिस्कशन चल रहा है, एक्सेप्टेंस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नोइंगली और अननोइंगली वो हॉर्स की डेथ हुई है, कैन यू परफॉर्म इट? हॉर्स मर गया है तो कैन यू परफॉर्म द टर्म्स? नो। तो ये इनिशियल से क्या है? इनिशियल से इम्पॉसिबल है, तो इसको वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, जब तुमने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो घोड़ा था, तुमने दिखाया देखो ये घोड़ा है, समझ में, सितारा, उसका नाम तुमने सितारा रखा है, बोले ये घोड़ा है, एंड कुछ दिनों के बाद डिलीवरी के पहले, परफॉर्मेंस के पहले सितारा मर गया, बोलो मुझे कैन यू नाउ परफॉर्म? तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तो परफॉर्मेंस पॉसिबल था या नहीं था, मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट सब्सिक्वेंटली इट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो ये तब जाके क्या बोले गए? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियल से इम्पॉसिबल है, वॉइड एग्रीमेंट, बाद में जाके इम्पॉसिबल हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, दूसरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट, तुमने और किसी और के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया टू परचेज एंड सेल सम गुड्स, इट्स अ वैलिड, कैन यू परफॉर्म इट? यस। लेटर ऑन लॉ ने उस गुड्स के डीलिंग में बैन कर दिया, लॉ ने बोला उसको परचेज सेल करना इज ए, परचेज एंड सेल करना क्या है, बोलो मुझे, इलीगल है, तो बाद में जाके कैन यू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? नो, क्योंकि इट हैज चेंज इन द लॉ। क्या हुआ है? चेंज इन द लॉ। जब लॉ चेंज होता है, ध्यान देना, जब लॉ चेंज होता है, नाउ यू कैन नॉट परफॉर्म इट। व्हाई यू कैन नॉट परफॉर्म इट? रीजन इज वेरी सिंपल, ध्यान देना, बिकॉज देयर इज चेंज इन द लॉ, एंड जब चेंज इन द लॉ होगा तो फिर ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? राइट, आई मीन पहले कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में जाके इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इनिशियल से इम्पॉसिबल है, उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तो लिख लेना कहां पे, तो इन लाइक इम्पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, लिखा है क्या किधर? लिख के दिया है ना, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग, impossible to perform from the beginning, impossible to perform from the beginning, उसको बोलते हैं void agreement, and in like impossible to perform subsequently, तो क्या बोलते हैं? void contract। अरे समझा क्या? अरे ये सुनो, अच्छा एक चीज हम भूल गए मैडम, लीगल इंटेंशन के लिए केस स्टडी थी, क्या नाम था उसका? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, राइट, दिस इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट not enforceable by the law because intention is not to create the legal relation। अरे समझ में आ रहा क्या? हस्बैंड वाइफ के झगड़े वो कोर्ट में, राइट, हाँ, डिवोर्स की बात अलग होती है, वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं, इधर डिवोर्स थोड़ी हुआ था, डिवोर्स बाद में हुआ। अरे समझा क्या? अरे यस नो। नेक्स्ट, अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन 10 के इसेंशियल्स, सेक्शन 10 के इसेंशियल्स। करें स्टार्ट। अभी भी हम रफ में ही लिख रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है, अभी भी रफ में लिख रहे हैं। एवरीवन, there are total 6 essential elements to valid contract as per section 10। first is मैडम ऑफर होनी चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दैट इज एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। मैडम एग्रीमेंट ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, नो एग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कब होगा? जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होगा। प्रॉमिस कब होगा? जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा। तो एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है,
अगर एग्रीमेंट ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। मैडम एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? तो मैडम एग्रीमेंट होना चाहिए, आई मीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैडम कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब ऑफर है एंड उस ऑफर को एक्सेप्टेंस है। एग्जाम्पल समझ लेना है मैडम। ध्यान देना, शिंदे मैडम की मम्मी ने, शिंदे मैडम की मम्मी शिंदे मैडम गुम हो गई, इमेजिन करो। अब गुम क्यों हो गई उसको पता, मैं गुम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाग गई, ठीक है। बट उसकी मम्मी बोल रही गुम हो गई। देयर इज अ डिफरेंस, गुम होना एंड भाग जाना। गुम होना मतलब अनइंटेंशनली भाग जाना एंड भाग जाना मतलब इंटेंशनली भाग जाना। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो शिंदे मैडम की मम्मी ने, राइट, क्या हो गया, शिंदे मैडम गुम हो गई, लापता हो गई, लापता लेडीज, ध्यान देना, ठीक है। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब शिंदे मैडम के मम्मी ने, राइट, सब जगह पे ढूंढ रही है, लाइक राइट, कस्तूरी गायब हो गई, कस्तूरी गायब हो गई। तो फिर उनका मुझे भी फोन आ गया, सर कस्तूरी दिखी क्या आपको, कस्तूरी 2 दिन से घर नहीं है, राइट, गुम हो गई वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला क्लास तो आती भी नहीं, आप ऐसे फोन कैसे किया आपने, ठीक है, राइट। नहीं, वो बोलती मुझे लगा गलती से गई होगी, मैंने बोला गलती से भी नहीं। अब हुआ क्या, ध्यान देना। अब क्या हुआ, तो मुझे भी, मैं भी बच्चों को ग्रुप में डाल रहा हूँ, इस लड़की को देखा क्या आपने, राइट, एंड सब लोग उसको ढूंढने निकले। ध्यान देना, मीनवाइल, ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मुझे कोई गालियां नहीं देना, ठीक है, ध्यान देना। सब लोग, मैं तुम सब लोग निकले, ध्यान देना। एंड हुआ क्या, मीनवाइल कस्तूरी मैडम की मम्मी बहुत टेंशन में, शिंदे मैडम की मम्मी, उन्होंने एक ऑफर निकाली, बोली जो भी लड़की को लेके आएगा उसको 5 लाख रुपए देंगे। समझ में आ रहा है? अरे यस नो। एंड हुआ क्या, ध्यान देना, हुआ क्या, अब उन्होंने ऑफर निकाली, इमेजिन करो, ठीक है, पठारे मैडम को कस्तूरी मैडम मिल गई, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे नाम थे बट क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है, ध्यान देना। पठारे मैडम को कौन मिल गई, कस्तूरी मैडम। एंड कस्तूरी मैडम, सर उसने बोला सर देखो, आपने बोला था, ग्रुप पे डाला था कि कस्तूरी मैडम गुम गई है, तो मुझे मिल गई सर, ठीक है। तो पठारे मैडम ने उसको, उसके मम्मी को हैंड ओवर किया। समझ में आ रहा क्या, अभी तक क्या हुआ समझ में आ गया। एंड फिर पठारे मैडम गई घर पे, घर पे जाने के बाद तनया मैडम किसको मिली, पठारे मैडम को, बोलते तुम्हारी चांदी चांदी है। पठारे मैडम बोलते क्यों चांदी चांदी है, बोलते अब तुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे। बोलती कौन से 5 लाख, अरे शिंदे मैडम के मम्मी ने एक रिवॉर्ड रखा है, जो भी शिंदे मैडम को लेके आएगा उसको हम 5 लाख रुपए देगी। फिर पठारे मैडम गई शिंदे मैडम के पास, शिंदे मैडम के मम्मी के पास, बोली कि देखो आंटी, मैंने आपके बेटी को ढूंढ के लाया, आपने मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया। शिंदे मैडम की मम्मी बोलती है क्यों रिवॉर्ड दूं मैं तुम्हें, आई विल नॉट गिव द रिवॉर्ड। तो पठारे मैडम ने शिंदे मैडम की मम्मी पे केस डाल दी, बोल दी कि मैंने उनके लड़की को ढूंढ के लाया बट वो मुझे रिवॉर्ड दे नहीं रही है। समझ में आ गया। कोर्ट ने क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्या लगता है, तूने उसको ढूंढ के लाया, अरे बोलना, मिलना चाहिए, बट उसकी मम्मी नहीं दे रही है, क्या लगता है कौन जीतेगा इसमें, पठारे मैडम जीतेगी, क्यों, बिकॉज उसने ढूंढ के लाया है। अच्छा, ध्यान देना, शिंदे मैडम की मम्मी ने 5 लाख की ऑफर रखी, जो भी शिंदे मैडम को ढूंढ के लाएगा उसको कितने रुपीस मिलेंगे, 5 लाख। एंड तुम्हारा, एंड इसने ढूंढ के लाया मतलब इसने एक्सेप्ट किया, बराबर ना। बट मुझे बोलो, क्या उसको उस ऑफर के बारे में पता था क्या, तुझे वो ऑफर के बारे में तब तक पता था क्या, नहीं। तुझे कब पता चला, जब तूने शिंदे मैडम को ढूंढ के लाया, राइट, तूने उसके मम्मी को दिया, तू जब घर पे गई तो तानिया मैडम को सब चांबार चौकसी होती है,
ध्यान देना, उसने तुझे बोला कि तुझे अब तेरी चांदी चांदी, तब जाके तुझे पता चला कि राइट, ध्यान देना कि ऑफर है। मैडम तूने जो एक्ट किए शिंदे मैडम को ढूंढ के लाके उसके मम्मी को देना, दिस एक्शन इज नॉट एक्सेप्टेंस, बिकॉज तुझे ऑफर नहीं पता है। एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। अरे भाई समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? अरे तू बोल के सर मैंने उसको उनको ढूंढ के तो लाया ना, उसकी मम्मी ने ऑफर दी थी, मैंने एक्सेप्ट किया। अरे तुझे ऑफर नहीं पता तो तू एक्सेप्टेंस कैसे दे सकती है? तो पहले तो ऑफर होनी चाहिए, फिर उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए। खाली ऑफर है बट एक्सेप्टेंस नहीं है, इज ऑल्सो नॉट कॉन्ट्रैक्ट। या एक्सेप्टेंस है बट ऑफर पता ही नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दोनों होने जरूरी है। समझ में आ रहा है? अरे समझा ही नहीं समझा? या ऑन द कॉन्ट्री, तनया मैडम को पता है 5 लाख का रिवॉर्ड है, एंड तनया मैडम निकली, बोले चलो गई भाड़ में स्टडी वगैरह, आज मैं शिंदे को ढूंढ के रहूंगी, और उसको पता है शिंदे किधर मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या? वो बराबर उधर ही गई एंड शिंदे मैडम मिल गई। वो शिंदे मैडम को लेके उसके मम्मी के पास गई और बोली देखो आंटी, ये ले लो तुम्हारी बेटी, ठीक है, एंड अब मुझे 5 लाख रुपए दे दो। अब मुझे बोलो क्या तनया मैडम को 5 लाख रुपए मिलेंगे? क्यों? बिकॉज तनया हैड ए नॉलेज ऑफ ऑफर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज ऑफ ऑफर हर एक्शन अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। पठारे मैडम के केस में ऑफर पता नहीं था, इसलिए उसके एक्शन एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मैडम पहले ऑफर होनी चाहिए जिसके बारे में तुम्हें पता है, फिर तुमने उस पर काम किया, एक्सेप्टेंस दिया। तो दोनों होने चाहिए। तनिया के एग्जांपल में she knew the offer and her action amounts to acceptance and she is eligible to get the reward. Pathare madam had no knowledge of the offer, her action does not amount to acceptance and therefore ये contract नहीं है, she cannot get. दोनों ने लड़की को ढूंढ के लाया, बट तनिया को पैसे मिलेंगे बट पठारे को नहीं मिलेंगे। रीजन, पठारे को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो देयर हैज टू बी एन ऑफर एंड देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस टू दैट ऑफर। अरे समझा नहीं समझा? मैडम एक्सेप्टेंस किसका होना चाहिए? उस ऑफर का होना चाहिए। नहीं समझा? मैडम एक्सेप्टेंस टू दैट ऑफर होना चाहिए। किसी दूसरे ऑफर का एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, या किसी दूसरे चीज के लिए एक्सेप्टेंस दे रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऑफर प्लस उस ऑफर का एक्सेप्टेंस तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स वेरी सिंपल, इट हैज टू बी ऑफर, there has to be acceptance to that offer, then only it will become what? Contract, otherwise it will not become contract. So पठारे मैडम एंड उसके मम्मी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, बट तनया एंड उस राइट शिंदे मैडम के मम्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज शिंदे मैडम के मम्मी ने जो ऑफर दी वो पब्लिक ऑफर है, कोई भी ढूंढ सकता है, कोई भी ढूंढ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? एंड she had a knowledge of offer and on that basis she gave acceptance. Always remember, acceptance without knowledge of offer, top of the page लिख लेना, acceptance without knowledge of offer is not acceptance. Acceptance without knowledge of offer, acceptance without knowledge of offer is not acceptance. acceptance के यूनिट में आएगा, इसी यूनिट में वो, बट समझा रहा हूं, ध्यान देना। एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। अब ध्यान देना, नायडू है, एक लड़की उसको बोलती है नायडू मुझे तुझे कुछ पूछना है। मेरी हाई है, कुछ भी, मेरी हाई है। अरे भाई तू हाँ कहां से दे रहा है, तुझे ऑफर नहीं। वो बोल रहे तू गधा है, तू डैश डैश है। नहीं नहीं मेरी हाई है। नहीं भाई, लेट हर फर्स्ट स्पीक, लेट हर कम्युनिकेट ऑफर। पहले ऑफर तो सुन, फिर हाई या ना है बोल। वो बोल रहे ऊपर से कूद जा। हा? भाई एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो राइट, ध्यान देना। वो लड़की बोलती है नायडू मुझे तुझसे कुछ बोलना है। नायडू बोलता है मेरा हाई है। वो बोलते ऊपर से कूद जा। अब नायडू बोलता है नहीं कूदूंगा।
बोलते चल कोर्ट में मिलते हैं, कोर्ट क्या बोलेगा, नायडू ने एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं, उसको ऑफर नहीं पता उसका एक्सेप्टेंस कैसे एक्सेप्टेंस है। अरे समझा क्या, पहले उसको ऑफर रख कि नायडू ऊपर से कूदना है, फिर नायडू ने हाँ बोला तो वो एक्सेप्टेंस है, फिर नायडू ने ऊपर से कूदना चाहिए। बट शी इज आस्किंग राइट, जो कंसिडरेशन है वो लाइक इलीगल है, ऐसे सुसाइड कर वगैरह ऐसे एक्सेप्ट ऐसे टर्म्स नहीं हो सकते। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा है। तो मैडम देयर हैज टू बी ऑफर, देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस, then only there can be agreement and right that can become contract if there is a enforceability. Are you getting my point? Acceptance किसके लिए होना चाहिए, जो ऑफर है उसके लिए, दूसरे के लिए नहीं। देखो मॉड्यूल में क्या लिखा है, आ जाओ। यस किधर है, नीचे है ना। मैडम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, क्या लिखा देखो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट होना चाहिए। एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, हमेशा बनेगा ऐसे नहीं। एग्रीमेंट तो पहले होने दो, फिर सोचेंगे कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, 2E किसका है, एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, प्रॉमिस, राइट ना, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। An agreement, underline this, outcome of offer and acceptance for consideration. ऑफर है, उस ऑफर के नॉलेज पे एक्सेप्टेंस है, उस ऑफर के नॉलेज पे एक्सेप्टेंस है, समझ में आ रहा है क्या। एंड देयर इज सम कंसिडरेशन, देन ओनली इट विल बिकम व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझा ही नहीं समझा, शिंदे मैडम तुझे तो समझा क्या, अरे समझा क्या। शिंदे मैडम को मम्मी की ऑफर के बारे में पता चल गया, शिंदे मैडम खुद मम्मी के सामने गई, अब 5 लाख रुपए दे, चलेगा, यू कैन एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझा नहीं समझा, मम्मी को देख मम्मी मैं आ गई, 5 लाख रुपए निकाल, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, मैंने खुद को ढूंढ लिया। अरे समझा क्या, अरे यस नो। नेक्स्ट सेकंड, प्री कंसेंट। प्री कंसेंट एक्चुअली ये सारे जो देख रहे हैं सेक्शन 10 के एक अलग अलग यूनिट्स है, उन पे 3-3, 4-4 लेक्चर का डिस्कशन। ऑफर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर के बारे में अलग से डिस्कशन होने वाला है कि व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी खाली जस्ट समझ रहे हैं ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर ऑफर क्या होता है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। आगे इन पे कोई अलग चैप्टर्स नहीं है, अलग यूनिट्स नहीं है, इन पे अलग यूनिट्स है सेक्शन 10 पे, समझ में आ रहा है क्या, ध्यान देना। प्री कंसेंट मतलब क्या, कंसेंट मींस, कंसेंट मतलब क्या रे, एक्सेप्टेंस। अरे समझा क्या, कंसेंट मतलब क्या, एक्सेप्टेंस। एग्जांपल ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम किसी लड़की को फोर्सफुली आई लव यू बोलने के लिए बोलते हो, तुम कोयता ही लेके गए उसके पास, पुणे में कोयता गैंग फेमस है, पता होगा तुम लोगों को, तुम कोयता लेके गए और उसको बोले तू आई लव यू बोल, नहीं तो मैं तुझे इधर ही मार दूंगा। अब वो बोलती है यस आई लव यू, ये बोलता है आई लव यू, तू नहीं बोलेगी तो मैं मार दूंगा। कोयता पता है तुम्हें, कोयता गैंग, कोयता। मैडम जिनको कोयता नहीं पता, कोयता फार्मर्स यूज करते हैं मारने के लिए नहीं, एग्रीकल्चर में, ठीक है, उसका मिस यूज भी होता है, पता है ना कोयता। यस गुड, आगे ये मेंबर दिख रही है मुझे, हाँ पता है ना, कोयता गैंग पुणे में बहुत फेमस हुआ था बीच में, लड़कियों को वो धमकाते थे वगैरह थे, राइट। तो ध्यान देना, अब तुम उस लड़की के पीछे दौड़ रहे हो, तो हाँ बोल नहीं तो मार दूंगा, एंड वो फिर बोलती है यस यस आई ऑल्सो लव यू। अब ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी जो कंसेंट है ये फ्री कंसेंट है या कुछ अंदर दबाव वाली कंसेप्ट है, कंसेंट है, उसने विलिंगली हाँ बोला है या फोर्सफुली हाँ बोला है,
आपने उसको फोर्सफुली हाँ बोलने को बोला है, उसको बोलते हैं कोयर्शन। क्या बोलते हैं? कोयर्शन। लिख लेना, राइट? इफ इट्स थ्रू कोयर्शन, कोयर्शन, if it is through coercion, कोयर्शन मतलब धमका के, समझा क्या? कोयर्शन मतलब धमका के, ध्यान देना। आई मीन एग्जाम्पल, तुमने किसी के माथे पे गन रख के बोला कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे बेच, 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में बेच। तुमने उसके माथे पे गन रख दी एंड उससे वो साइन करवा लिया, तुमने उसको 1 लाख रुपए दिए एंड तुमने क्या किए? राइट, कॉन्ट्रैक्ट किया। दिस इज अंडर कोयर्शन। हिज कंसेंट इज नॉट विलिंगली, आपने फोर्सफुली लिए, उसको बोलते हैं कोयर्शन। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे यस नो। दूसरा, तो अगर एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है थ्रू कोयर्शन, कोयर्शन मतलब मैडम सामने वाले की कंसेंट कैसे लिए? धमका के लिए, फ्रीली नहीं है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। धमका के लेना इज नॉट फ्री कंसेंट। दूसरा मैडम, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? कभी कभी क्या होता है, ध्यान देना, जो दो पार्टीज होते हैं ना, उसमें से एक पार्टी सुपीरियर होती है पोजीशन में एंड दूसरी पार्टी इंफीरियर होती है पोजीशन में। इसलिए सुपीरियर पार्टी कैन ऑलवेज इन्फ्लुएंस द इंफीरियर पार्टी। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर कैन ऑलवेज इन्फ्लुएंस एम्प्लॉई। एम्प्लॉय को हमेशा रहता है कि एम्प्लॉयर खुश रहेगा तो उसका प्रमोशन होगा, तो एम्प्लॉयर कैन इन्फ्लुएंस whom? एम्प्लॉई। टीचर कैन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स, बिकॉज हम लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? उस पोजीशन में हमें। अनदर एग्जाम्पल, राइट, ध्यान देना, रिलीजियस गुरुज कैन ऑलवेज इन्फ्लुएंस पीपल। सपोज एग्जाम्पल, ध्यान देना, मैंने शिंदे मैडम को बोला कि शिंदे मैडम तुम्हारा जो मोबाइल है, शिंदे मैडम के पास 1.5 लाख का मोबाइल, इमेजिन करो, तू मुझे 50,000 में बेच। अब उसको बोलते सर को कैसे ना बोलूं? समझ में आ रहा क्या? बिकॉज सर के साथ तो डेली क्लास को आना पड़ता है, ठीक है? अगर मैं बेचूंगी नहीं तो सर मेरे मम्मी को कंप्लेंट करेंगे, मैं नहीं आती तो, राइट? मैं क्लास में सोती हूँ तो मुझे जानबूझ के परेशान करेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस है एंड उसके वजह से वो मुझे 50,000 में वो मोबाइल बेचती है। आई हैव टेकन हर कंसेंट थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस। आई कैन एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मैडम मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, मेरे पोजीशन का गैर फायदा उठा रहा हूं। अरे पुलिस ऑफिसर जो जो पोजीशन में होते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दैट पावर। आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं उसको। तो मैडम बहुत जगह पे होता है, दो पार्टीज ऐसे, दे आर नॉट एट पार, दे आर नॉट एट पार, तो उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तुम्हें लगता है सामने वाले को खुश करने के लिए तो तुम हाँ बोल रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो? द कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं होगी, इफ दैट कंसेंट इज ऑब्टेन थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मैडम, राइट, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें हाई बोलना पड़ रहा है बिकॉज सामने वाला सुपीरियर पोजीशन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस केस में सपोज तुम किसी फकीर के पास गए, तुम बोलते हो सीए फाउंडेशन में मुझे पास होना है, क्या करूं? फकीर बोलता है 10 लाख रुपए मुझे दे दे। अब तुम उसको 10 लाख रुपए देते हो, अदरवाइज तुम देते क्या उसको 10 लाख? नहीं, वो इन्फ्लुएंस में दिए तुमने। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब, ध्यान देना, सामने वाला तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट? इन्फ्लुएंस हो रहे हो तुम लोग बिकॉज उसकी पोजीशन वैसे है। तो कोएर्शन मतलब धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब वो धमका नहीं रहा है बट तुम उसके इन्फ्लुएंस के अंडर हो बिकॉज वो सुपीरियर है एंड इसके वजह से तुम वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अदरवाइज तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तीसरा, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस।
ध्यान देना, तीसरा ध्यान देना, राइट, हाँ क्या, कुछ कुछ नहीं समझ में आया। हाँ बट ऐसे नहीं होता है मैडम। एग्जाम्पल, ध्यान देना, एग्जाम्पल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे मेरा एम्प्लॉयर बोलता है कि राइट मैं उसको मेरी प्रॉपर्टी बेचूं सस्ते में, मैं नहीं भी बोल सकता हूँ, मैं बोलता नहीं बेचूंगा, तो ऐसे थोड़ी कि हमेशा अंडी इन्फ्लुएंस होगा, बट कभी कभी हो सकता है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा, रिलेशनशिप देखना पड़ेगा दोनों पार्टीज का, कि क्या एक पार्टी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती है नहीं कर सकती है। ध्यान देना, राइट, एग्जाम्पल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हमेशा अंडर इन्फ्लुएंस के नजर में आ सकता है, राइट। टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, राइट, ध्यान देना। तो ऑलवेज रिमेंबर कुछ ऐसे राइट रिलेशंस होते हैं जिसमें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, किया जा सकता है, मैंने बोला कि होगा ही होगा। अगर सामने वाले की कंसेप्ट तुमने इन्फ्लुएंस के थ्रू ली है, समझ में आता है 10 लाख की प्रॉपर्टी 2 लाख में बेच रहा है, तो इतने सस्ते में क्यों बेचेगा वो? तो फिर पूछो ना, वो बोलेगा ना यार मैं ये इन्फ्लुएंस है मेरे इस पे, मुझे देना ही पड़ा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे केसेस में क्या हमेशा वो देखो पार्टीज का नेचर देखना होगा कि कोई अलग है उसमें, एक्चुअली हम देखेंगे उसको, अलग यूनिट है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि उनका रिलेशन ही ऐसे होता है ना कि हम हमेशा, अरे तुम्हारे पेरेंट्स और तुम एक टाइप का अंडर इन्फ्लुएंस ही है। तुम्हारे पेरेंट्स जो बोलते हो तुम, चाहे तुम्हें विलिंगली या अनविलिंगली तुम्हें करना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? अब तुम बोलोगे सर पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही सोचते हो, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। कि कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि यार पेरेंट्स हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें नहीं करना है, रिवोल्ट करते हैं। तो उस केस में तुम बोल सकते हो कि उनकी पोजीशन है, भाई तुम्हारे राइट, तुम उनको नहीं बोलोगे तो तुम्हें 2 रुपए देने से 2 रुपए भी नहीं देंगे, तुम डिपेंडेंट हो उन पे, तो उस पोजीशन में हो जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, राइट, बॉस एंड सर्वेंट, हमेशा वो रिलेशन ऐसे होगी जिसमें एक पार्टी सुपीरियर है दूसरी पार्टी इंफीरियर है, तो उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, होगा मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है। एंड अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें फ्री कंसेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अलग से डिस्कशन होगा, बट समझ लेना, इफ कंसेंट इज थ्रू, इफ कंसेंट इज ऑब्टेन थ्रू, इट्स मतलब कंसेंट इज थ्रू कोएर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, ध्यान देना, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलती से मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलती से मिस्टेक। एग्जांपल ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। तुमने बाहुबली देखा है? ध्यान देना, इमेजिन करो पार्ट 2, बाहुबली के पार्ट 2 में वो बाहुबली देशाटन के लिए जाता है कटप्पा मामा के साथ, देखा है तुम लोगों ने? घूमने जाता है, देखो उसकी मम्मी बोलती है, मम्मी मतलब क्या नाम उसका, राजमाता शिवगामी बोलती है कि बिफोर तू किंग बने तूने अपने आजू बाजू में जाके घूमना चाहिए, सो तुझे पता चले राइट एक्चुअली हमारे आजू बाजू में इन्वायरमेंट में क्या होता है। और कटप्पा और वो निकलता है, जब वो निकलता है तो उसकी मम्मी बोलती है बाय द टाइम यू कम बैक मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढ लूंगी। एंड वहां से वो चला जाता है। फिर वो जाते जाते फिर उनको देवसेना मिलती है, बराबर ना, देखा है क्या? देवसेना देवसेना मिलती है और देवसेना बाहुबली को पसंद आती है, फिर वो उनके साथ जाता है, देखा होगा तुम लोगों ने। फिर उधर बाहुबली मंद बुद्धि का एक्टिंग करता है, एंड फिर उधर वो पिंगारी, हाँ पिंगारी, पिंगारी कुछ, हाँ जो भी है वो अटैक करते हैं, देवसेना देवसेना के किंगडम उसके राज्य पे अटैक करते हैं। एंड फिर बाहुबली अपना एक्चुअल रुद्र अवतार दिखाता है, सबको मार देता है। एंड फिर वो पानी आ रहा होता है उसके ऊपर, वो लकड़े पे बैठ खड़ा रह के आता है। समझ में आ रहा है क्या? अरे सुनो, फिर वो बोलते हैं आप हो कौन? समझ में आ रहा है क्या? तो बोलता है कि मुझे ये पसंद है, तो फिर वो बोलते हैं हमें भी पसंद है।
एंड वो कबूतर या कुछ तो आता है, देखा होगा तुम लोगों ने, पक्षी आता है, वो पक्षी में एक लेटर होता है, लेटर में बोलते हैं क्या है उसमें लिखा हुआ, वो बोलती है कि देवसेना को बंदी बनाओ और उसको लेके आ जाओ, क्योंकि उसके पहले देवसेना के लिए प्रपोजल आता है, किधर से आता है, राइट, राजमाता से आता है, लेकिन वो बोलती नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। वो तो ऐसे होता है कि हमारे बेटे के लिए, राइट, हमने तुम्हें सिलेक्ट किया है, राइट, शादी के लिए, वो बोलती है मैं ऐसे किसी के पास शादी नहीं करूंगी, उसके दम होता तो आके बात करता। फिर ध्यान देना, अब ध्यान देना क्या हो रहा है, फिर अब क्या है ध्यान देना, जब वो लेटर आता है तो फिर देवसेना बोलती है मेरे साथ ये क्या हुआ, राइट, तुमने गद्दारी की, मतलब ये फ्रॉड निकला, राइट, हमें बचा के दूसरे क्षण ही, ऐसे कुछ तो डायलॉग है मैं भूल गया, ठीक है, राइट, ये गलत है। तो फिर वो बोलता है क्रोध में की हुई बातें, राइट, गलत होती है देवसेना। फिर देवसेना बोलती है कि नहीं ये गलत ही है, राइट, अब तुमने हमें बचा, अब तुम हमें बंदी करने आ गए, ये तो गलत ही है। फिर राइट, कटप्पा बोलता है, क्या बोलता है कटप्पा, कटप्पा बोलता है कि एक्चुअली इनके लिए तो रिश्ता था, मतलब बाहुबली के लिए रिश्ता था, क्योंकि अब ध्यान देना, बाहुबली ने कटप्पा को, उनके राजमाता ने क्या बोला है कि जब बाय द टाइम यू विल कम बैक हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लेंगे। तो इनके दिमाग में ये कि अब शादी होने वाली, शादी होने वाली, शादी होने वाली, समझ में आ रहा है। तो उनको लग रहा है कि ये जो इसको रिश्ता आया था, किसको, देवसेना को, उनके मम्मी की तरफ से, ये बाहुबली के लिए, क्या वो बाहुबली के लिए था, किसी और के लिए था, किसके लिए था, बल्लादेव के लिए था। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में कि ये रिश्ता उनके लिए, बाहुबली के लिए, अच्छा ठीक है, फिर वो रेडी भी हो जाती है, फिर वो वचन देता है जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या, अरे सुनो, ध्यान देना, अब देवसेना मिस रिप्रेजेंटेशन में उसको लग रहा है रिश्ता किसके लिए, बाहुबली के लिए, बट है किसके लिए, बल्लादेव के लिए। फिर वो नेक्स्ट डे निकलते हैं, फिर बीच में गाना होता है, अरे देखा क्या तुम लोगों ने, आप बोट वगैरह देखा होगा तुम लोग, उड़ता बिड़ता है, परफेक्ट, एंड फिर वो कहाँ पे आते, राइट, वो राज्य का नाम भूल गया, माहेश्मती में आते हैं। फिर माहेश्मती में वो सीन दिखाया है, कौन सा वो राज्यसभा, उधर वो सब एक जगह पे बल्लादेव बैठा है, बाहुबली है, ये खड़ी है, क्या इसका नाम, देवसेना है, और राजमाता है। राजमाता बोलती देवसेना अपने हस्बैंड के बाजू में जाके खड़े रहो, वो जाती है किसके पास, बाहुबली, देव, लाइक, अब ध्यान देना, राजमाता बोलती है अरे बाहुबली के पास क्यों जा रही है, तुम्हारा हस्बैंड तो बल्लादेव है। राजमाता भी मिस रिप्रेजेंटेशन में, उसको लगा ये सच्ची में इसके साथ शादी करने के लिए आ गई। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान देना, वो बोलती है कि अरे ये तो नहीं, किधर है, बल्लादेव के बाजू रहे, तो सबका मिस रिप्रेजेंटेशन टूट गया। फिर वो राइट, वो बोलती है कि आपने मेरे, राइट, मैं तो बाहुबली से प्यार करती हूँ, बल्लादेव से नहीं। फिर तुरंत राइट, वो बोलती है मुझसे मुंह लगाती वगैरह ऐसे वैसे। अब बहू ऐसे बोलेगी तो सास को गुस्सा आएगा ही, ध्यान देना। तुरंत राइट, कट्टप्पा बोलता है ये राइट गलती हुई हमसे, राइट, वो बोलते कट्टप्पा शांत रहो। ये जो है ना, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। अरे समझा क्या, फिर बाहुबली क्या बोलता है, राइट, इसको बोलते, वो बोलते कि इसको बंदी बनाओ। फिर बाहुबली बोलता है कि देवसेना को छुया तो समझ लेना बाहुबली के तलवार को छू लिया। फिर मम्मी उसको दो ऑप्शन देती है, या तो राज्य या देवसेना। बोलता है राइट, वचन के लिए अगर मैं, अरे ऐसे ही कुछ तो बोलता है, मैं भूल गया यार, बहुत मुझे याद था, ठीक है, राइट, अगर मैं सिंहासन के लिए मेरा वचन तोड़ दूंगा तो तुम्हारे राइट टीचिंग के अगेंस्ट होगा, राइट, मैं देवसेना को चुन रहा हूँ। और वो फिर आगे तुम्हें पता है, एवरीथिंग इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, एक दूसरे को हाँ बोल रहे हैं बट मिस रिप्रेजेंटेशन है भाई। बाहुबली को हाँ बोल रही है, उसको लग रहा है कि बाहुबली के लिए रिश्ता आया है, बाहुबली उसको हाँ बोल रहा है क्योंकि बाहुबली को लगा कि उसके लिए रिश्ता है। अरे समझ में आ रहा है क्या, कट्टप्पा भी हाँ बोल रहा है क्योंकि कट्टप्पा को लग रहा है बाहुबली इन दोनों का ही चल रहा है तो कुछ अलग ही। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब, ध्यान देना, राइट, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मैडम, जो तुम्हें जो लग रहा है वो नहीं, कुछ अलग ही है। मिस रिप्रेजेंटेशन, वो रिश्ता आया, इन लोगों को लग रहा है कि बाहुबली के लिए रिश्ता आया है, बल्लादेव के लिए। अब ध्यान देना, देवसेना हाँ बोल देती है, ध्यान देना, तो देवसेना की कंसेंट कैसे है,
फ्री नहीं है, बिकॉज अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन है। अरे समझा क्या? इसलिए देवसेना बाद में नहीं बोल सकती है और वो नहीं बोलती है। अरे समझा क्या? उस टाइम देवसेना के पास दो ऑप्शंस थे, एक वो नहीं बोलना जो उसने नहीं बोला, या वो हाँ बोल के भल्लादेव के साथ जा सकती थी। भल्लादेव के दिखने में क्या कम हैंडसम था, क्या अच्छा ही था। अरे समझा नहीं समझा? देयर वाज नो इशू, ध्यान देना। अरे मूवी खत्म थोड़ी होती, कुछ तो बना देते, ध्यान देना। मिस रिप्रेजेंटेशन, आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैडम मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलती से मिस्टेक, इंटेंशनली मिस्टेक इज फ्रॉड। तुमने कंसेंट फ्रॉड से लिया है, तुमने कंसेंट फ्रॉड से लिया है। अच्छा इमेजिन करो, बाहुबली को पता है ये रिश्ता बल्लादेव के लिए, बट वो बोलता नहीं मेरे लिए रिश्ता, चल मेरे साथ, तो फ्रॉड होता। अगर बाहुबली को पता है कि ये रिश्ता बल्लादेव के लिए और फिर भी वो देवसेना को लेके जाता, तो वो फ्रॉड है। बट बाहुबली को भी नहीं पता ना कि ये बल्लादेव के लिए, वो तो सोच रहा है उसके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान देना, फ्रॉड इज इंटेंशनल। समझ में आ रहा है क्या? फ्रॉड इज इंटेंशनल। तो अगर तुमने किसी की कंसेंट लिए फ्रॉड करके, तुमने किसी की कंसेंट ले ली फ्रॉड करके, तो उस केस में राइट द कंसेंट इज नॉट फ्री, एंड लास्ट होता है मिस्टेक। if if that consent is obtained through coercion, coercion मतलब धमका के, undue influence मतलब राइट, undue influence मतलब राइट सुपीरियर जनरली उसके जूनियर को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस करके कंसेंट ले सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन राइट, फ्रॉड और मिस्टेक, देन लिख लेना इट्स नॉट फ्री कंसेंट। इट्स नॉट फ्री कंसेंट। समझ में आ रहा क्या? इट्स नॉट फ्री कंसेंट। इसमें देवसेना के पास दो ऑप्शन थे, एक था हाँ बोलना, पल्लादेव के साथ जाती हूँ, तो उस केस में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड दूसरा कि उसने नहीं बोलना जो उसने नहीं बोला, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो व्हेन यूर कंसेंट, मैंने तुम लोगों की कंसेंट ली है थ्रू कोएर्शन, धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, या मिसरिप्रेजेंटेशन करके, या फ्रॉड करके, या मिस्टेक से, ध्यान देना, मैंने तुम लोगों की कंसेंट ली है, तो तुम बन जाते हो एग्रीड पार्टी। तुम क्या बन जाते हो? एग्रीड पार्टी। तो देवसेना एग्रीड पार्टी है बिकॉज उसकी कंसेंट राइट मिस रिप्रेजेंटेशन से आई है, फ्री कंसेंट नहीं है। अगर उसको पहले ही पता होता ये बल्लादेव के लिए और बाहुबली के लिए नहीं, वो आती ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? उसके साथ फ्रॉड भी नहीं हुआ बोल सकते, बिकॉज बाहुबली लेके आया, वो भी सोच रहा है मेरे लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो देयर इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड अब ध्यान देना, देवसेना बिकेम व्हाट? एग्रीड पार्टी। देवसेना बिकेम एग्रीड पार्टी। अब नाउ देवसेना हैज टू डिसाइड टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। एग्रीड पार्टी के जिसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, जिससे तुमने कंसेंट लिए वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो पार्टी बन जाएगी। किसके साथ गलत हुआ? देवसेना के साथ गलत हुआ, तो वो बन गई एग्रीड पार्टी, वो बन गई एग्रीड पार्टी। एंड नाउ शी हैज टू डिसाइड कि उसको हाँ बोलना है या ना बोलना है। बल्लादेव के लिए हाँ बोलना है, चलो अभी तक तो मुझे लग रहा था बाहुबली है बाहुबली है बाहुबली है, बट निकला बल्लादेव। नाउ शी हैज टू डिसाइड बल्लादेव के लिए हाँ बोलना या ना बोलना। If she says yes, then it becomes valid contract. If she say no, then it is not a contract. तो ध्यान देना राइट, जब तक ध्यान देना, when you take consent of the other party through coercion, through undue influence, through misrepresentation, through fraud, except mistake, ध्यान देना, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। क्या बनता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आएंगे हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में समझने वाले, मैं अभी जस्ट हिंट दे रहा हूं। वो बनता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
when the consent is not free, then that contract becomes voidable at the option of aggrieved party. मतलब aggrieved party को option है उसको void करना, उस contract को rescind करना, उस contract को छोड़ देना, void करना. तो देवसेना के पास option था या तो contract को valid करना या contract को invalid करना. उसने invalid किया. समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. तो when the consent is not free, अरे मैडम को उठाओ, मैडम घूम के आ जाओ, आ जाओ. एक मूवी खत्म हो गई मैडम, अभी तक सो रहे हो. जाने दो उसको, और एक मूवी सुनाओ क्या फिर? हाँ नहीं, उसको 2 मिनट बाहर जाके आने दो. नहीं, जाओ. इमेजिन कर रही थी क्या तू बाहुबली? इधर उसको घूम के आने दो. नहीं निकलने का बाहर, चलो. यस, घूमने जाओ मैडम, आ जाओ, देशाटन करके आ जाओ. यस, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैडम तो जो कंसेंट होती है ना, एक्सेप्टेंस, कंसेंट मतलब एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस शुड बी फ्री. एक्सेप्टेंस शुड बी फ्री. व्हाट इज फ्री? मींस इट इज नॉट ऑब्टेन थ्रू coercion, it is not obtained through undue influence, it is not obtained through misrepresentation or fraud or mistake. तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. समझ में आ रहा है क्या? अरे ऐसा नो, ये अलग से फ्री कंसेंट बोल के अलग यूनिट है, उसमें ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस होगी. तो एक होता है राइट फ्री कंसेंट. नंबर 3, so if the acceptance is not through coercion, not through undue influence, not through misrepresentation, not through fraud or mistake, then such acceptance is called as free acceptance, free consent. अगर इनमें से एक भी एक्सरसाइज करके तुमने एक्सेप्टेंस लिया है, धमका के, मिसरिप्रेजेंट करके, राइट मैडम, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू तुमने एक्सेप्टेंस लिया है सामने वाले का, राइट, फ्रॉड करके लिया है, मिस्टेक करके लिया है, तो मैडम उस केस में उसको क्या बोलते हैं? राइट, उसको बोलते हैं राइट फ्री, सामने वाले की फ्री कंसेंट नहीं, सामने वाले को एग्रीड पार्टी बोला जाएगा. राइट, एंड उस पार्टी के पास ऑप्शन होता है या हाँ बोलना या ना बोलना. वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाद में समझेंगे. ठीक है, तो ध्यान देना, वॉइड एग्रीमेंट अलग, वैलिड एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट अलग, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अलग, अलग अलग चीज है. ध्यान देना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा. यस, तीसरा बोलो मुझे. चलो, एक हो गया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है. फिर मैडम जो कंसेंट होती है, जो एक्सेप्टेंस होता है सामने वाले का, वो कैसे होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट. तुम शादी के लिए जाते हो, सपोज तुम्हारा अरेंज मैरिज है, इमेजिन करो. तो अरेंज मैरिज के टाइम क्या होता है? लाइक लड़की वाले के इधर, लड़के वाले गए, ऐसे होता है अपने इधर. लड़के वाले लड़की वाले के पास जाते हैं, फिर वो कांदा पोह्याचा कार्यक्रम होता, राइट. फिर लड़की को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लड़की को पूछे जाते सब लोग, और फिर बोलते तुम जरा घूम के आ जाओ बाहर, सो दैट यू विल टॉक विथ ईच अदर. तुम्हारी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए. समझ में आ रहा क्या? तो ये इसलिए कि तुम एक दूसरे को जान लो, राइट, सच्चे में तुम एक दूसरे को पसंद हो तो ही हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो. कंसेंट फ्री होनी चाहिए. वो लड़की बोलती है नहीं मुझे कोई और ही पसंद है, लेकिन घर वाले मुझे फोर्सफुली बोल रहे हैं भाई, राइट. अगर उस ऐसे शादी हो रही है तो ध्यान देना, राइट, वहां पे फ्री कंसेंट नहीं है. राइट टू अंडरस्टैंड. आई होप मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है. अरे यस और नो? नंबर 3, यस, फ्री कंसेंट समझ में आ गया. तीसरा बोलो मुझे, कंसिडरेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन. बराबर है क्या? देखो उधर. अच्छा, फ्री कंसेंट में क्या लिखा है पढ़ो. 2 or more persons are said to consent when they agree upon, they underline this, agree upon same thing in the same sense. When they agree upon same thing in same sense. Are you getting my point? This can also be understood as identity of minds in understanding the terms. मतलब दोनों सेम ही चीज समझ रहे. एग्जाम्पल, मैंने उसको बोला, राइट, शिंदे मैडम को बोला, आई विल सेल माई कार फॉर रुपीज 10 lakhs और 8 lakhs. वो 8 लाख सोच रही, मैं 10 लाख सोच रहा हूं. क्या हमारे दोनों के माइंड्स एक चीज पे टिके हैं या अलग अलग चीजों पे टिके हैं?
there is no consensus ad idem. There is no consensus ad idem. Consensus ad idem मतलब राइट वो भी 10 लाख सोच रही, मैं भी 10 लाख सोच रहा हूं, या वो भी 8 लाख सोच रही, मैं भी 8 लाख सोच रहा हूं. When we agree upon same thing in the same sense, when we agree upon same thing in same sense, तो मैं बोलूंगा दिस इज आइडेंटिटी ऑफ माइंड. अरे समझ में आ रहा क्या? यूनिटी ऑफ माइंड्स, एंड देन राइट देयर इज अ कंसेंसस एड इडम. हाँ वैसे ही है राइट. सर्टेन ऑफ मीनिंग मतलब पहले तो राइट इसमें कंफ्यूजन नहीं है. देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन द टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. वो अलग सोच रहे, मैं अलग सोच रहा हूँ. मैंने बोला आई विल सेल वन ऑफ द कार टू यू. मैं व्हाइट कार के बारे में सोच रहा हूँ, वो ब्लू कार के बारे में सोच रही है. तो हम दोनों की आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं है. वी आर नॉट एग्रीड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. वो कुछ अलग सोचे, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ. तो इसको हम फ्री कंसेंट नहीं बोल सकते. ध्यान देना. तो वही तुम्हें समझ में आ जाए व्हाट इज द टू पीपल राइट शुड एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. दोनों अलग अलग सेंस में काम कर रहे हैं तो नहीं है. उसको बोलते हैं कंसेंसस एड इडम. दैट इज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स. मतलब ही एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस. फर्दर such consent must be free. What do you mean by free? Consent will be considered as a free consent if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, mistake and misrepresentation. I hope समझ में आ रहा है. अरे yes or no? Example: A who owns 2 cars is selling red car to B. A red car बेच रहा है and B thinks he is purchasing black car. Is there consensus ad idem? नहीं. यहाँ पे फ्री कंसेंट होने का सवाल नहीं, बिकॉज यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे क्या है बोलो मुझे? मिस रिप्रेजेंटेशन है. अरे समझा क्या? They are not agreed on the same thing in the same sense. I hope मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? Then there is no consensus ad idem and hence no contract. एग्जाम्पल: एक लड़की को देखने एक लड़का गया, उसको अपने एक और दोस्त को साथ में लेके गया. राम शाम को साथ में लेके गया. लड़की किसके लिए देखनी है? राम के लिए. ठीक है. एंड ये है गीता. अब एक्चुअली इन दोनों के रिश्ते के बारे में बात हो रही है, बट अब राम बोलता है मैं कैसे क्वेश्चन पूछूं, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम. गीता बोलती है श्याम ही पसंद है. घर वालों को बोलती है लड़का पसंद है. घर वाले एंगेजमेंट वगैरह सब डिसाइड करते हैं. अब घर वालों को लग रहा है इन दोनों के बीच में रिश्ता हो रहा है. ये मतलब गीता को लग रहा है घर वाले राम के बारे में नहीं, श्याम के बारे में बोल रहे हैं. उसके दिमाग में श्याम है और लोग बोल रहे हैं राम. इज देयर कंसेंसस आइडियम? नो. अरे समझा ही नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं कि एवरीवन शुड एग्री. अब राम को लग रहा है वो मुझे आ बोल रही है, एंड गीता को लग रहा है मैं श्याम के साथ कनेक्शन है मेरा. मैडम ऐसे नहीं होता है ना. समझ में आ रहा है क्या? बाद में प्रॉब्लम होगा. तो क्या बोल रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू शुड एग्री ऑन सेम थिंग इन द सेम. यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन है. उसको लग रहा है श्याम के लिए श्याम ही लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली है. मिस रिप्रेजेंटेशन है. तो उसको बोलना चाहिए अरे मैं उसका दोस्त हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, या उसको क्लैरिटी होनी चाहिए. वो बोल रही लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब वही है. राम थोड़ा इंट्रोवर्ट है. ठीक है. अब तुम बोलोगे सर ऐसे क्यों हो रहा है? तुम्हारे लैंग्वेज में इंट्रोवर्ट है. ठीक है. आगे देन to determine consensus ad idem, right, the language of the contract should be clearly drafted. Thus, if A says to B, will you buy my red car for rupees 3 lakhs, and B says yes to it, now there is confirm कि भाई रेड कार दोनों किस कार के बारे में बात कर रहे हैं? रेड. There is no
there is said to be consensus addendum, that is meaning is taken in the same sense by both the parties. फ्री कंसेंट मतलब मैडम दोनों लोग सेम चीज पे एग्री होने चाहिए इन द सेम राइट सेंस. एंड कंसेंट इज नॉट फ्री वेन इट इज कॉज बाय, कंसेंट इज नॉट फ्री वेन इट इज कॉज बाय कोयर्शन, धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे सुनो आगे. A threatened to should be if B does not lend him rupees 2 lakhs and B agreed to it. अब वो धमका है भाई, बोले मैं उड़ा ही दूंगा तुझे अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो B की कंसेंट फ्री है या B की कंसेंट फ्री नहीं है? या धमका के मतलब यहाँ से कैसे कंसेंट ली तुमने? कोयर्शन. Here the agreement is entered into right under coercion and hence not valid contract. ये अलग यूनिट 3 में मिलेंगे. क्लियर है क्या? बोलो मुझे ये सब चीजें. तो मैडम सेकंड इज कंसेंट फ्री होनी चाहिए. अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है. क्या बनता है? वॉइडेबल. आगे तीसरा क्या है? कंसिडरेशन लिखा होगा, चेक करो एक बार. अच्छा कैपेसिटी दिया है, कोई बड़ी बात नहीं. कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. मैडम ये जो मिनिमम दो पार्टीज होने चाहिए ना, ये पार्टीज शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो दो मिनिमम दो पार्टीज होने चाहिए एंड वो दोनों पार्टीज शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. कैपेबल. अच्छा तुम वोट कर सकते हो क्या? नायडू तो वोट कर सकता है क्या? क्यों? बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल टू वोट. क्यों तू वोट क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल टू वोट. एंड व्हाट इज द कैपेबल टू वोट? क्या क्राइटेरिया होता है? 18 ईयर्स. जब तुम 18 ईयर्स अचीव कर लोगे, 18 ईयर्स के हो जाओगे, यू विल बिकम कैपेबल टू वोट. अच्छा तू शादी कर सकता है कि 18 होने पे? क्यों? बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल टू मैरी. क्यों? तब कैपेबल कब होगा तू? 21. तो कैपेबल मतलब क्या तुम राइट कैपेबल हो या नहीं हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. मैडम जो जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, दे शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ना. जिनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है दे शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अगर अनकैपेबल लोग कॉन्ट्रैक्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? कैपेसिटी मतलब क्या? मैडम इफ you are minor you cannot enter into contract. If you are of not sound mind you are not capable to enter into contract. And if you have been restricted to enter into contract by any other law, if you have been right prohibited, restricted to enter into contract by any other law, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सिंपल बोला. 3 लोग कैपेबल नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. 3 लोग. कौन कौन? माइनर इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो यू आर नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. सपोज तुम लोगों ने मेरे से लोन लिया जो मैं दूंगा नहीं, ध्यान देना. अगर तुम लोग बोलते हो, हर्षद मैडम बोलती है सर मेरे बर्थडे है और मुझे दोस्तों को पार्टी देनी है, आप मुझे 20,000 रुपए उधारी पे दो, मैं आपको रिटर्न करूंगी. मैंने उसको 20,000 रुपए उधारी पे दिए. शी इज ए माइनर एंड नाउ अगर मैं उसको 20,000 रुपए उधारी पे देता हूं, आई हैव एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, शी इज नॉट केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो इस केस में इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो मुझे 20,000 रुपए रिटर्न नहीं करती है, आई कैन नॉट टेक हर टू द कोर्ट बिकॉज he is not capable to enter into contract. फिर भी मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोर्ट बोलेगा इट इज नॉट इन्फोर्सेबल. ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो इन्फोर्स कहां से करोगे? तो वो मुझे पे नहीं करेगा तो भी चलेगा. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. आई होप समझ में आ रहा है. तो मैंने उधारी किसको देनी चाहिए? मैंने तो आप बोलोगे सर हम आपके पास क्लास लगाए तो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. नो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया. मैंने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ किया और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है. वी आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद योर पेरेंट्स एंड नॉट विद यू. नहीं तो तुम बोलोगे सर फीस नहीं दूंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो. नहीं, अभी लॉ सीख लिया तो भाई ऐसे नहीं होता है. वी आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद योर पेरेंट्स
Try to understand. And your parents are entering into contract with us for your benefit. माइनर के बेनिफिट में कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो पेरेंट्स करेंगे. समझ में आ रहा क्या? तो ध्यान देना. तो हु इज ए कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? दोनों जो पार्टीज होते हैं ना, दे शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. पर्सन, ए मेजर पर्सन इज ए कैपेबल टू एंटर इनटू. मेजर मतलब क्या मैडम? 18 इयर्स या 18 इयर्स से ज्यादा हो जिसकी एज है, इज ए कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा, पर्सन ऑफ साउंड माइंड इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. साउंड माइंड मतलब मैडम बहुत ड्रंक कार्ड है, राइट, उसने बहुत पी है एंड ही इज नॉट इन हिज सेंसेस. तब आप उसको बोलते हो भाई वो पी गया है, वो कुछ भी बोल रहा है, तुम बोलते हो यही अपॉर्चुनिटी है, इसकी लैंड ले लेते हैं. आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी लैंड है 100 लाख की, 1 करोड़ की, तुमने 10 लाख में ले ली. बोले ये ले ले, 10 लाख रुपए साइन कर ले, सब हो गया, रफा दफा हो गया. तुमने उसके साथ तब कॉन्ट्रैक्ट किया है व्हेन ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बिकॉज ही इज नॉट इन पोजिशन टू टेक करेक्ट डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर वो पीने के पहले या पीने के बाद तुम उसके कॉन्ट्रैक्ट करते तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. जब वो पूरा चढ़ चुकी है उसको, तब तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इनसेन, पागल, पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. सर बीच बीच में मुझे झटके आते हैं सर, होता है. हर्षदा बोल रहे सर मुझे ऐसे बीच बीच में झटके आते हैं कभी कभी, ऐसे कोई क्या दिक्कत है? कोई लोगों को आता है ना, फिट इतने मैं तुम्हारा सुना, फिट ऐसे बीच में ही दो, राइट, कभी कुछ होता है, दे लूजेस देयर सेंस. उस टाइम पे तुम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं चलेगा. तो जब आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड. उस टाइम पे वो साउंड माइंड में होना चाहिए. अगर उस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आई होप मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है. तो एक तो वो मेजर होना चाहिए, दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड तीसरा he should not be disqualified. He has not been disqualified from entering into contract by any other law to which he is subject to. मतलब example bankrupt, this is a bankruptcy code. Bankruptcy code के अंदर bankrupt is not eligible or he is been disqualified from entering into contract. तो contract ने bankrupt को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, दूसरे लॉ ने बैंकरप्ट को डिस्क्वालीफाई किया कि वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. कन्विक्ट, गुनेगार, कन्विक्ट, यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कन्विक्ट बिकॉज देयर इज अ लॉ जिसने कन्विक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, कन्विक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकैपेबल किया है. एलियन एनिमी, हु आर एलियंस? सपोज हम इंडियंस है, राइट, सपोज नहीं हम है, ध्यान देना, हम इंडियंस है, तो इंडियन छोड़ के बाकी जो भी होगा, कोई भी बाकी, they are called as alien, they are called as alien. मतलब ध्यान देना मैडम, तुम, मुझे पता है तुम्हें एलियन एक ही पता है, जादू. भाई जादू, जादू तो एलियन था ही था. ध्यान देना, मैं लॉ में एलियन मतलब कौन बोल रहा हूं, हम इंडियन से, तो इंडियन छोड़ के बाकी जो भी होगा वो हमारे लिए एलियन होगा. कौन होगा? एलियन. तो ऑस्ट्रेलिया के लोग भी एलियन है, श्रीलंका के लोग भी एलियन है, पाकिस्तान के लोग भी एलियन है, चाइना के लोग भी हमारे लिए एलियन है. एंड देन व्हाट डू यू मीन एलियन एनिमी? ऑल आर द एनिमी, ऑल आर नॉट एनिमीज. एलियन एनिमी मतलब अगर हम किसी कंट्री के साथ वॉर पे, एग्जांपल वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, अभी क्या वॉर चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्योंकि राइट ट्रंप ने बोला इसलिए नहीं चल रहा है. ठीक है, ट्रंप हमेशा बोलता है मैंने बोला, आई डोंट नो उसने बोला नहीं बोला, हाँ, बट उसने तो पहले ट्विटर पे पहले उसने अनाउंस किया था, तो उसको ऑब्वियसली उसका इंटरफेरेंस रहेगा. हम बोलते हैं नहीं बोला उसने, बट इतना अगर वो, अरे भाई 2 घंटे पहले वो अनाउंस कर रहा है, मतलब उसको पता ही होगा ना. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान देना, वो हर जगह पे मध्यस्थी करने का ट्राई कर रहा है, वही पागल हो रहा है. ध्यान देना, लेट इट बी. इफ वी आर एट वॉर, सपोज अभी इसी मोमेंट पे वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, तो एवरी पाकिस्तानी सिटीजन इज एलियन एनिमी फॉर अस. हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर उनके साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाते बाय द टाइम वॉर इज कंप्लीट. तो अभी पाकिस्तानी पर्सन्स आर नॉट एलियन एनिमी.
अभी नहीं, इस मोमेंट पे नहीं है, बट अगर हम उनके साथ वॉर पे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, दे आर ट्रीटेड एज एलियन एनिमी। हम एलियन एनिमी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एलियन एनिमी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट एज पर अदर लॉज। तो 3 लोग, राइट, 3 लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कौन से 3 लोग बोलो मुझे? माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा बोलो मुझे, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट, अनसाउंड माइंड मतलब इडियट, राइट, इंसेन, राइट, ड्रंकार्ड, मतलब जब वो जब वो पी के है तब है, उसके पहले उसके बाद नहीं। ध्यान देना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान देना, तो माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एंड तीसरा पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डिस्क्वालिफाई किया फ्रॉम एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट? बैंकक्रप्ट, कन्विक्ट्स, राइट। तीसरा क्या बोला मैंने? एलियन एनिमी। फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड सॉवरेन्स भी होते हैं। फॉरेन के लोग, कुछ फॉरेन गवर्नमेंट के लोग कुछ काम के लिए इंडिया में आते हैं, ऑफिशियल काम के लिए, उनके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे टीआई वो अलग यूनिट है, अलग यूनिट है, ध्यान देना। सेक्शन 11 है, अलग है, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया फ्रॉम एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Suppose Shinde madam has been declared bankrupt, she cannot enter into contract. If she has been found of unsound mind, she cannot enter into contract. If she has been disqualified from entering into contract by any other law, she cannot enter. Now she is a minor, she cannot enter. समझ में आ रहा है क्या? अरे यस नो? तो सर हम राइट चॉकलेट बाय करते हैं, चाय बाय करते हैं, तो हम पैसे नहीं देंगे। देखो नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, बट कोई चीज है ना ट्रस्ट पे भी होती है। तुम उस बार वो तुम्हें चाय चाय का बोल रहा है, बाद में नहीं देगा चाय, तो ये भी समझ लेना। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो तुम्हारे मम्मी पापा पे केस डालेगा उस केस में, बिकॉज इट इज फॉर योर बेनिफिट। तो पैसे वो रिकवर कर पाएगा, बट तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे मम्मी पापा हाथ उठाते, मैंने किधर बोला था इसको बेचने को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर अलग केस है, कैसे होता है वो, तो लिख लेना। नेक्स्ट इसमें लिखना है, राइट, लिख लेना। पहले क्या लिखेंगे? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, समझ में आ रहा क्या? एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम entering into contract, entering into contract, persons, person or persons disqualified from entering into contract to some by some other law, they are not capable to enter into contract. तो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में है, दे शुड, राइट, वो कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। दोनों पार्टीज में से दो माइनर के बीच के भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दो अनसाउंड माइंड बीच के पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दो कन्विट के बीच के कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक है, दोनों में से एक है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यस, वो लॉ है, वो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, अरे वो उनके ऑफिशियल काम की वजह से आते हैं, राइट। वो इंटरनेशनल लॉज अलग होते हैं, ध्यान देना, जो विच एवरी कंट्री हैज एग्रीड, ठीक है। तुम उनको जेल में भी नहीं डाल सकते, पता है क्या? तुमने सरफरोश मूवी देखी है? सरफरोश, वो पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट आता है इंडिया में, राइट। उनका पर्पज ये होता है कि इंडिया में दंगे करवाना, बट वो डिप्लोमेट बोल के आता है, पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं कर पाती,
क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट टच। अरे तुमने एग्जाम्पल पुराने मूवीज में या तुमने सुना होगा ऐसे किंग्स वगैरह, जो दूत आता था, दूत, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते थे। वो उनके बीच में डिसाइडेड है कि तुम उसको टच भी नहीं करोगे। वो सबने डिसाइड किया होता है। तो अपना मैसेज देके चला जाता था, वो धमकी भी देके चला जाता, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? बिकॉज सबने एग्री किया कि हम उसको कुछ नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वैसे होता है। आगे नंबर 4, हाँ बोलो मुझे। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल होना चाहिए। पहले तो ये समझ लेना। कैपेबल कब होगा? जब वो मेजर है, साउंड माइंड का है, एंड ही हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या लिखा है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। थर्ड पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान देना, सेक्शन 11 में आता है, अलग से डिस्कस होगा। बट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 11 ऑफ द ICA specifies that every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law which is subject। मतलब 18 या 18 साल के ज्यादा मेजर होना चाहिए। दैट इज इट शुड बी मेजर। दैट इज मेजर लिख लेना। is of sound mind and is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject। इसका मतलब 3 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। अगर ये तीनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टिक होते हैं तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले चेक करो वो माइनर मेजर है क्या? हाँ सर वो मेजर है, ठीक है। चेक करो साउंड माइंड का है क्या? हाँ वो साउंड माइंड का है, ठीक। क्या चेक करो वो किसी दूसरे लॉ ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया? नहीं किया, करो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझा नहीं समझा? अरे यस नो यस। जब तुम किसी से शादी करते तुम्हारी चेक लिस्ट होती है, जब सब ठीक होंगे तो तुम हाँ बोलोगे। वैसे ही है, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम 3 चेक लिस्ट है। होती चेक लिस्ट नहीं होती क्या? चेक लिस्ट होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई। ऐसे सर प्यार अंधा होता है, अरे डैश डैश होता है, ध्यान देना, अंधा नहीं होता है। तुम्हारी चेक लिस्ट होनी चाहिए। किसके साथ भी जाओगे क्या? रिक्शा वाला पसंद आ गया सर मुझे, अब मैं क्या करूं? वो रिक्शा में बहुत अच्छे गाने लगाता है। कुछ तो लिहाज करो। इसका मतलब रिक्शा वाले बुरे ऐसे नहीं है। थोड़ा स्टेटस भी होना, थोड़ा तुमने तुम्हारा भी देखना चाहिए। तुम हो सी एंड वो चला रहा है रिक्शा। सर डॉक्टर को कंपाउंडर पसंद आ गया, अब क्या करें? पता है ना डॉक्टर कंपाउंडर, कंपाउंडर कौन होता है नहीं पता? अरे वो बाहर नहीं बैठता, नाम लिखता है पेशेंट का। भाई कंपाउंडर नहीं पता तुम लोगों को? प्यून टाइप, हाँ वो जो बाहर होता है। नर्स एक बार ठीक है, वो कंपाउंडर मतलब समझ में आ गया तुम्हें क्या? नहीं ठीक है। अब देखो, अब प्यार इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि भाई उस अंधे प्यार में कुछ भी कर दिए तुम। थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। साउंड माइंड में तुमने प्यार करना चाहिए, ऐसे उठ सुट कुछ भी क्या 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 क्या? रिक्शा वाला ठीक है, जो बुरा लगा तो भंगार वाला ठीक है। सर उनके भी गाना है, दोनों पे गाना है सर। राइट। अरे भाई याद रखना, ऐसा लड़के ऐसी लड़की होनी चाहिए जिसको घर वाले ना बोल पाए। बहुत सिंपल चीज है। ऐसे लड़का या ऐसी लड़की होनी चाहिए। अगर लड़का है तो ऐसी लड़की ढूंढो जिसको तुम्हारे घर वाले ना बोल पाए, एंड लड़की हो तो ऐसा लड़का ढूंढो जिसको तुम्हारे घर वाले ना बोल पाए। डिजर्विंग होना चाहिए मतलब। अरे समझा गया? और मेरा हमेशा मानना है, जब तुम आई लव यू बोलते हो ना किसी को, बहुत मैं मीनिंगफुल बात करता हूँ, मैं एक तो बात नहीं करता ऐसे चीजों के, मुझे लेना देना नहीं होता है। आई लव यू में आई पहले तुम पहले तुम्हारा आई स्टैंड होना चाहिए, मतलब तुम में कुछ लाइकी होनी चाहिए। समझा क्या? आई लव यू में से तुम्हारा आई तुम्हारा होना चाहिए, आई मीन तुम्हारी कुछ लाइकी होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके किसी को आई लव यू बोलना चाहिए। तुम तुम्हारे मम्मी पापा के दम पे आई लव यू बोल रहे हो, क्या घंटा तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते लाइफ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम रिलेशनशिप में नहीं रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, बट तुमने उस राइट, कल जाके जब तुम उस लड़की के या लड़के के घर पे जाओगे, एटलीस्ट उन्हें तुम्हें पानी तो देना चाहिए।
इतनी तो तुम्हारी लायकी होनी चाहिए, समझा क्या? अब मेरी भी शादी मैंने पूरे प्लान करके की, इट्स लाइक लव मैरिज कन्वर्ट इनटू अरेंज मैरिज प्रॉपर। कोई नहीं बोल पाया, कोई नहीं बोल पाया। वो मेरे दोस्त की बहन है, मैं उसको पहले से जानता हूँ, पहले से। वो मेरे अच्छे दोस्त की बहन है, ध्यान देना। मेरा वो सीनियर है मेरा, ध्यान देना। स्कूल में मेरा 2 साल सीनियर है, उसकी वो बहन है। एंड भाई क्लियरली बोलता हूँ, राइट, प्रॉपर। बट उसके घर वाले एक बार भी क्वेश्चन में नहीं पूछे मेरे क्रेडिबिलिटी पे। दिखता है चीजें जब तुम बोलते हो घर वालों को, मैंने प्रॉपर, मतलब ऐसे किसी को लगेगा मैंने कि उसके भाई को पता है, मुझे पता है, उसको पता है, दैट्स इट। उसके मम्मी पापा को नहीं पता, किसको नहीं पता। इट्स एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल चीज है। जब हमने शादी करने का डिसाइड किया तो मैंने बोला देख, अगर हम लव मैरिज बोलेंगे तो कितना भी कुछ हो, घर वाले 2 चीजें ना आगे पीछे बोलते ही है। तो क्या करते कि मैं एक शादी का जिसमें आता है, क्या बोलते तुम उसको, साइट नहीं, वेबसाइट नहीं, वो एक मैगजीन वगैरह आता है। तो बोले तुम्हारे घर में कौन सा मैगजीन आता है? तो बोले इस मैगजीन में। अब तुम्हारे घर वाले देख ही रहे तुम्हारे लिए, और मेरे घर वाले भी पूछ रहे कब शादी करनी होगी। तब मैंने घर वालों को बोला था देख लूंगा। मेरे घर वाले मुझे फोर्स नहीं करते, लड़की के घर पे नहीं होता है। तो मैंने बोला क्या करते हैं? तुम्हारी मम्मी बोलते हैं उस मैगजीन में से लड़के ढूंढने को, मैं मेरा उसमें डाल देता हूँ, ठीक है, मैं मेरी डिटेल्स उसमें डाल देता हूँ। और फिर तुम्हारी मम्मी बोलेगी ये देख इसमें से लड़के चुन, तो 3-4 लड़के चुनने के, एक नहीं चुनने का, खाली मेरा चुने के तो फिर प्रॉब्लम होगा। 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 चुनने के, सिलेक्ट करने के। वो होने के बाद फिर राइट, तूने 3-4 दिए तो तुम्हारे घर वाले उनके बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं। इंक्वायरी करने में तेरा भाई होता है, फिर भाई बोलेगा अरे ये मेरा जूनियर है। समझ में आ रहा है क्या? इसको तो मैं जानता हूँ, ये अच्छा लड़का है, चलो देखते हो, मैं बात करता हूँ उससे एग्जैक्टली उसके क्या एक्सपेक्टेशंस वगैरह। तो जब भाई ऐसे बोलेगा तो घर में कॉन्फिडेंस आता है। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर वैसे ही हुआ, तो हमने वो मैगजीन में छपवाया मेरा, फिर जो भी है वो डेट बायोडेटा वगैरह जो बोलते हो। फिर राइट, उसके मम्मी ने, पता है उनका वही वही चल रहा था 2-3 मंथ से। तो उन्होंने फिर बोला कि देख इसमें से कौन है। तो उसने 3-4 लड़के ढूंढ के दिए, फिर 3-4 लड़के ढूंढ के दिए। तो फिर उसके मम्मी ने उसके भाई को बोला होगा अरे देख ये इसने ऐसे ऐसे दिए, इनमें हमें इंक्वायरी करनी है। तो उसने बोला कि ठीक है, बट ये तो मेरा स्कूल, ये मेरा जूनियर है, राइट, मैं उससे भी बात करता हूँ और बाकी लोगों की भी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। लिटरली उन्होंने बाकी लोगों की भी इन्फॉर्मेशन निकाली, ऐसे नहीं लगना चाहिए उसके भाई ने। तब फिर नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, फिर 2 सिलेक्ट किए सपोज। फिर दोनों में से घर वालों को भी थोड़ा सोचने के लिए, पर भाई बोला कि मैं इसको जानता हूँ तो हमने इसको ही प्रेफरेंस देना चाहिए, इनको जानता नहीं। तो ठीक है, फिर बुलाते हैं। जब उन्हें बुलाया क्या, मैं तुरंत दौड़ के भी नहीं गया। मैंने 1 मंथ मैंने भी बोला मुझे टाइम चाहिए। लिटरली मैं बोलता हूँ, उसके पापा का, राइट, उसके पापा ने उसको भाई को बोला वो आ रहा नहीं आ रहा, हम दूसरे लड़के देखने को। क्योंकि तब तक सब फेवरेबल थे, उसका भाई फेवरेबल है, लड़की फेवरेबल है, मम्मी भी बोल रही है दोनों ठीक है, मतलब ये भी ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तब तक वो मेरे से बात नहीं करे, मेरे घर वाले उनसे बात नहीं, बात हो रही उसके और मेरे भाई के बीच में, दैट्स इट। कम्युनिकेशन दोनों के बीच में। वो बोल रहा मैं बात कर लेता हूँ, तो घर वाले बोलते ठीक है ना, बेटा बात कर रहा है, बड़ा बेटा है तो ऑब्वियसली होता है चीजें। उसकी भी शादी हुई तो ही, उसको समझ में आता है। फिर राइट, 1 मंथ के बाद हम गए उनको देखने के लिए। फिर प्रॉपर जैसे बात हुई वैसे, जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते नहीं, राइट, हाँ, हम एक स्कूल में, तो उसका भाई और मैं जानता हूँ। तो बोले इसको कभी, बोले कभी स्कूल में आए तो, बट इतना कौन बोल रहे, हम हमारे काम में रहते वगैरह, तो ऐसे फिर सब कुछ हुआ प्रॉपरली, ठीक से हुआ, देखने का हुआ। फिर 1-2 बार और देखने को गए हम लोग, वो उनको हमारे घर बुलाया, सब कुछ जैसे होता प्रॉपर, नो डाउट, किसको भी पता नहीं। बट सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स, सब मेरे दोस्त उसके साथ बात कर रहे, उसके दोस्त मेरे साथ बात कर रहे, थोड़ा थोड़ा उनको भी शक हो रहा था। बट जो चीजें हो रही थी, कंडक्ट एकदम जैसे होता है वैसे होता है। 4 मंथ लगे पूरी चीजों को हाफ फाइनल करने में। खर्चा भी 50% हम करेंगे, 50% वो करेंगे। मैंने, मेरे कुछ कंडीशन थे, लाइक एग्जाम्पल, शादी मुझे मेरे इधर करनी थी। बोले नहीं नहीं नहीं, वो बोले नहीं नहीं ये बड़े लोग हैं तो इनको थोड़ा, वो पॉलिटिशियन है तो उनके लिए ये इवेंट मतलब वोट गैदरिंग होता है, ध्यान देना।
वो बोले कि नहीं शादी तो हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने अब वो पॉलिटिशियन से तो उन्होंने उनके साइड से कर दिया सपोज। भाई मैं वही बोल रहा हूँ, पहले तुम्हें ना ये आई के लिए स्टैंड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके भाई को भी मैंने बोला था तेरी बहन अच्छी पसंद है, बट प्रॉब्लम है कि मैं अब, उसने मुझे पहले ही बोला था लॉकडाउन के 1-2 साल पहले, मैंने बोला देख आई एम नॉट सेटल इन माई लाइफ, मैं थोड़ा थोड़ी चीजें होगी, धीरे धीरे हो रही है, तो ये इतना रश करने में प्रॉब्लम नहीं, उसकी भी एजुकेशन कंप्लीट होने दे, राइट। फिर उसने लॉकडाउन में मुझे बोला, मैंने बोला कि अभी नहीं, थोड़ा राइट लेटर एक उसको जॉब करने दे। तो उस उनके कॉलेजेस है, पुणे में भी कॉलेजेस है उनके, तो वहाँ पे कॉलेजेस में वो एक कॉलेज में प्रोफेसर बोल के लग गए उधर ही। फिर अब बोले घर वाले मान ही नहीं रहे, अब रुकने को रेडी नहीं है, तो अब देखना स्टार्ट करना है। बोले देखना स्टार्ट कर दे, 1-2 मंथ देखने दे, फिर मैं एंटर करता हूँ, तुरंत नहीं आता हूँ, ठीक है चलने दे। एंड देन एवरीथिंग वर्कड, कोई कुछ नहीं बोल पाया। अब उसको घर वालों को अभी तक, अब ऑब्वियसली कोई चीजों के बाद पता चलता है एक दूसरे को शायद से जानते होंगे नहीं जानते होंगे, बट उनके हिसाब से हुआ ना, उनको बुरा नहीं लगा। वो सब रिलेटिव्स को लेके आए, उन्होंने दिखाया, सब सब किया जो होता है, समझ में आ रहा है। 10 रिलेटिव का ओपिनियन लिया, इंक्वायरीज की सब जगह से, उनको लगा उनके हिसाब से, दे आर हैप्पी, मेरे घर वाले हैप्पी, बिकॉज मैंने उनको जैसे चाहिए वैसे किया। मैं वही बोल रहा हूँ, राइट। चीजें ना, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, ध्यान देना, बट क्वालिफिकेशंस होते हैं, वो क्वालिफिकेशन तो मैच होनी चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। चेकलिस्ट ये थी पहले तो, मेरे अंकल का मानना था शी शुड बी फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, क्योंकि वो अपने क्लास में यूजफुल रहेगी। और सब चीजें देखो नसीब का भी खेल होता है, तो मैं ऐसे किसी भी लड़के के साथ पीछे नहीं भागता था, मेरे दिमाग में था कि टीचर बैकग्राउंड की होनी चाहिए, जो हम हमारे इसमें तो सब क्या ऐसे कोई भी लड़की देखिए पसंद है, पसंद तो बहुत आते थे, क्या उनके पीछे भागना है क्या, नहीं, लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मेरी जो बहनी है शी इज ऑल्सो सी है, जब चाहिए अगर हमें एक टीचर की जरूरत है हम तुरंत उनको बुला सकते हैं, राइट। अभिषेक सर की वाइफ, हमारे जो झावरे सर है उनकी सुन, दैट इज डॉटर इन लॉ, शी इज ऑल्सो टीचर, शी यूज्ड टू टीच, वही लॉ सिखाती थी पहले, उन्होंने मुझे लॉ सिखाया। तो घर के लोग होते तो अगर जरूरत पड़ती तो उनको लाना नहीं होता है, बट अगर जरूरत पड़ती क्लास को, दे कैन स्टैंड एंड दे कैन राइट गिव द टाइम, ऐसे। तो ऐसे किसी को भी अरे राइट इधर गया मूवी देखने, वो बाजू वाली पसंद आ गई, राइट, वो क्या कर रहा है, रील बना रही है, ध्यान देना, वो बहुत मैटर करता है। क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन बोलो। क्वालिफिकेशन नंबर 1, ध्यान देना, क्वालिफिकेशन नंबर 1 राइट क्या है मैडम बोलो, ही शुड बी ऑफ द एज ऑफ 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है बोलो मुझे, requires a person to be of sound mind. What is sound mind? That is, he should be in his senses. He should be in his senses so that he understands the implication of the contract at the time of entering into contract. He should be, ध्यान देना, right? He should be in his senses so that he understand the implication of the contract at the time of entering. भाई उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट सही है या गलत है, इकोनॉमिक्स में उसको रैशनल पर्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैशनल। ही शुड बी रैशनल, साउंड माइंड मतलब ही शुड बी रैशनल, ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉजिकल, इलॉजिकल, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड फॉर हिम, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट फ्रॉम हिम। अरे समझ में आ रहा है क्या? ए ल्यूनाटिक, राइट, एन इडियट और ड्रंकन पर्सन और अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, ड्रग्स वगैरह लेके बैठा है वो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, बिकॉज ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इज नॉट सपोज टू बी पर्सन ऑफ साउंड माइंड। समझ में आ रहा है क्या? एग्जांपल दिए उन्होंने, राइट, अलग से डिस्कस होगा, डोंट वरी, सेक्शन 11 अलग से आने वाला है। देन क्वालिफिकेशन सी क्या मैडम, रिक्वायर दैट पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी disqualified by his status, right, from enter into contract. उसका स्टेटस ही बैंकरप्ट, उसका स्टेटस है वो कन्विक्ट है, उसका स्टेटस है वो फॉरेन लाइक एलियन एनिमी है। स्टेटस मतलब व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है भाई, राइट, ध्यान देना। आगे, सच पर्सन्स लाइक एग्जांपल आर एलियन एनिमी, फॉरेन सोवेनियर्स,
कॉन्विक्ट्स, उधर लिख लेना बैंकरप्ट, राइट, दे आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो तुम बोलोगे सर जो गुनहगार है वो तो इलेक्शन के लिए खड़ा रहता है, वो कुछ प्रोविजंस होते हैं, वो प्रोविजंस अगर तुम अप्लाई करते हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट अदरवाइज हम बोलते हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय पर्सन्स नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इन तीनों के साथ अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अरे समझा क्या? तो तुम्हें आज क्या अलग सीखने को मिला? फ्री कंसर्ट अलग सीखने को मिला। दूसरा क्या सीखने को मिला? हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? मेजर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन ऑफ साउंड माइंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एंड द पर्सन हु हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी अदर लॉ टू हिज सब्जेक्ट, राइट, दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझा ही नहीं समझा? अरे यस और नो? आगे देन, ठीक है शिंदे मैडम ज्यादा मत सोच, ठीक है, आगे नेक्स्ट। नहीं सर वो रील्स में दिखाते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड पसंद आ गया, राइट, वो बहुत, वो बाद में जाके यूपीएससी एमपीएससी बन गया, तब मैंने उसको नहीं बोला। ऐसे कुछ नहीं मैडम, राइट, सिक्योरिटी गार्ड भी अच्छे हो सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे किसी को, किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोल रहा हूँ या किसी जॉब को नहीं बोल रहा हूँ, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, नहीं तो तुम लगेगा सर, राइट, मेरा रिक्शा वाला अच्छा है सर, आप उसको ऐसे मत बोलो। भाई तुम्हारा अच्छा है, उसके साथ घूमे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो कंडक्टर बनो उसका, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। कल जाके बोलोगे अरे अरे तुम लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, समझ में आ रहा है क्या? आगे, और मैं क्या, तुम तुम्हारे मम्मी को भी जाके बोलना मुझे रिक्शा वाला पसंद है, क्या करूं? मम्मी तुम्हें तो गालियां देगी, मैं नहीं दूंगा। इसका मतलब थोड़ी वो बुरा बंदा है, वो अच्छा भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है भाई, ऐसे मत बोलना, ठीक है, सॉरी मैडम, ठीक है। आगे नंबर 4 कंसिडरेशन। हिंदी मैडम कुछ समझ में आ रहा है क्या? कंसिडरेशन होना चाहिए। व्हाट इज कंसिडरेशन मैडम? समथिंग इन रिटर्न। अरे विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? मैं उसको कार दे रहा हूं बट वो मुझे पैसे नहीं देने वाली है, कुछ नहीं, इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। एक जनरल रूल है, जनरल रूल बोल रहा हूं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसके एक्सेप्शंस है कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो कंसिडरेशन यूनिट में देखेंगे, बट जनरली अब भी समझने के लिए नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट विथ सम एक्सेप्शंस। तो मैडम राइट, समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। अगर मैडम राइट प्रॉमिस को कंसिडरेशन नहीं तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, प्रॉमिस को कंसिडरेशन नहीं तो एग्रीमेंट बनेगा नहीं, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। तो कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है मैडम, जैसे फ्री कंसेंट होना मैंडेटरी है, जैसे पार्टीज का कैपेबल होना मैंडेटरी है, वैसे कंसिडरेशन होना भी मैंडेटरी है। यस देयर आर एक्सेप्शन जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बट राइट वो एक्सेप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग यूनिट में। अभी फिलहाल इतने से भी काम हो सकता है। देखो क्या लिखा है कंसिडरेशन मैडम, इट इज रेफर्ड टू एज, अंडरलाइन दिस वर्ड, क्विड प्रो क्यू, लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यू, मैडम ध्यान देना है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। देखो मैं उसको कार दे रहा हूं, तो मेरा प्रॉमिस है आई विल गिव यू कार, मेरे प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन क्या है? शी विल पे मी रुपीज 10 लाख। तो हर प्रॉमिस इज कंसिडरेशन फॉर माय प्रॉमिस। वो जो मुझे 10 लाख रुपए दे रही है उसके लिए, उस प्रॉमिस के लिए उसको कंसिडरेशन क्या है? माय प्रॉमिस टू गिव हर कार। तो मैडम कंसिडरेशन होना जरूरी है, समथिंग इन रिटर्न होना जरूरी है। ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट राइट इधर इन सम राइट, interest, profit or benefit accruing to one party or some forbearance, detriment, right, loss or responsibility given, suffered or undertaken by other. Example consideration can be, किसी को बेनिफिट हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है, ठीक है। कंसिडरेशन इज समथिंग रिटर्न, कुछ ना कुछ होना चाहिए इन रिटर्न। आप बोले सर व्हाट इज द फॉरबियरेंस, डिट्रीमेंट्स, लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैडम एग्जांपल ध्यान देना, मेरा एक दोस्त है उसको राइट लैपटॉप की जरूरत है, मेरा एक दोस्त है जिसको लैपटॉप की जरूरत है। अब एग्जांपल में बोलता हूँ, वो मेरा जो आईपीएस दोस्त है, मैंने तुम्हें बोला था, उसका जब इंटरव्यू का हुआ उसके पास शूज ही नहीं थे, और उस टाइम मैंने नए शूज लिए थे, मैंने पहने भी नहीं थे,
तो मेरे रूम पे आया, ऐसे बोला कि इसी तारीख पे इंटरव्यू, अब शूज वगैरह लेना है। मैंने बोला क्यों ले रहा है? देख मेरे शूज है, प्रॉपर शूज है, फॉर्मल शूज है। वो लेके गया, अभी तक दिए नहीं उसने। ही क्वालिफाइड, ही इज पोस्टेड इन उत्तराखंड। मेरे पास जर्की वो ब्लेजर था, बोला मुझे ब्लेजर भी चाहिए। मैंने बोला सब लेके जाओ, तो जो जो चाहिए लेके जाओ। बाद में वो रिटर्न आया नहीं। अब मान के चलो सपोज उसने मुझे उसके लिए 1000 रुपए दिए, इमेजिन करो समझने के लिए। तो बोला 1000 रुपए ले, वो मेरे कई चीजें लेके गया। तो एक्चुअली मैंने लॉस पे बेचा है, बट उसको जरूरत थी इसलिए मैंने लॉस पे बेचा। मैंने लॉस पे बेचा, स्टिल इट इज अ कंसिडरेशन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लॉस पे बेचा है मैंने, आई एम हैप्पी ना, मैं खुश था देने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कंसिडरेशन प्रॉफिट होना चाहिए ऐसे थोड़ी है, कंसिडरेशन लॉस भी हो सकता है। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। डिटरमिनेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल, उससे मेरा नुकसान हो गया, बट ठीक है, स्टिल आई एम फाइन, बिकॉज यहाँ पे मैंने मेरी फ्री कंसेंट है। मैंने थोड़ी उसने मुझे फोर्स करके लेके गया, नहीं मेरा दोस्त था, मैंने दे दिया उसको। समझ में आ रहा है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन हो सकता है, कंसिडरेशन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, राइट। सो कंसिडरेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा, बट अभी समझ लेना, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन कैन बी प्रॉफिट, कंसिडरेशन कैन बी लॉस, बेनिफिट, डिटरमिनेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हर कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें फायदा है वो ऐसे मैंडेटरी थोड़ी है, लॉस भी हो सकता है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है। फिफ्थ मैडम, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वही होगा, देखो, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर अनलॉफुल होगा, अनलॉफुल, अगर वो अनलॉफुल होगा तो वॉइड होगा, इलीगल होगा। वॉइड एग्रीमेंट या इलीगल एग्रीमेंट होगा। एग्जाम्पल ध्यान देना, मैंने नायडू को बोला, नायडू आई विल गिव यू रुपीज 10 lakhs, आई प्रॉमिस नायडू टू पे 10 lakhs। इन कंसिडरेशन यू हैव टू किल शिंदे मैडम, यू हैव टू किल शिंदे मैडम। तो मैं उसको जो 10 लाख रुपए दे रहा हूं उसके लिए कंसिडरेशन अनलॉफुल है। किसी को मारना, इंजुरी पहुंचाना इज इलीगल, अनलॉफुल। नायडू जो कर रहा है, नायडू किसी को मार रहा है, उसके लिए उसको 10 लाख मिल रहे हैं। मैं उसको जो 10 लाख दे रहा हूं किसके बदले में? किसी को मारने के लिए 10 लाख रुपए दे रहा हूं। बोले उसको जाके मार, उसके उस शिंदे मैडम का डॉग है वो गायब कर। समझ में आ रहा है क्या? अरे ये सर, डॉग मतलब एक्चुअल डॉग, बॉयफ्रेंड नहीं, ध्यान देना, ठीक है? ठीक है, नहीं सर मैं उसको डॉग ही बोलती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तू बोलती होगी, मैं डॉग लिटरल सेंस में डॉग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, आगे ध्यान देना, चलता है मैडम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड भी डॉग जैसे बिहेव करते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम उसमें, ठीक है, ध्यान देना। तो डॉग इज हर प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को मैंने बोला चोट पहुंचाओ, इंजरी पहुंचाओ, या उसकी, राइट, कार है, कार को तोड़ दे, बाइक को तोड़ दे। मैं उसको पैसे दे रहा हूं एंड मैं उससे वो चीज मांग रहा हूं, कंसिडरेशन में वो चीज मांग रहा हूं विच इज अनलॉफुल। कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। आई होप ये हमारा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। मैं और राइट नायडू ने एग्रीमेंट किया कि हम क्या करेंगे, हम एक पार्टनरशिप बनाएंगे और है ना स्मगल करेंगे, ऐसे चीजें स्मगल करेंगे जो इंडिया में बैंड है, एंड यहाँ पे बेचेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा हम इक्वली डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। हम ऐसी चीज कर रहे हैं जो लॉ ने अलाउ नहीं की है, या कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। वो जो मेरे लिए काम कर रहा है वो कंसिडरेशन, हिज एक्शन इज कंसिडरेशन फॉर मी। वो किसी को मार रहा है, धमका रहा है किसी को मेरे लिए। आई होप समझ में आ रहा है। तो एक्शन मैडम, कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, या ध्यान देना दैट ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। मैडम अगर दोनों में से कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट दोनों में से कुछ भी अनलॉफुल है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी लॉफुल, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। आई होप मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है,
राइट। सो मैं जो नायडू को 10 लाख रुपए दे रहा हूं कि तू किसी को जाके मार दे, इंजरी पहुंचा, उसको इंजरी पहुंचा, उसके प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा, वो जो मेरे लिए काम करने जा रहा है वो मेरे 10 लाख के लिए कंसिडरेशन है। मैं उसको जो 10 लाख दे रहा हूं उसके लिए मुझे क्या मिलने वाला है, वो किसी को जाके मारने वाला है, वो मेरा कंसिडरेशन है। किसी को मारना, किसी के प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना इज अनलॉफुल, नहीं चलेगा। मेरे को जा उसकी गाड़ी उड़ा दे, राइट, जला दे, आई होप अनलॉफुल एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी है। या हम दोनों जो बिजनेस कर रहे हैं वो अनलॉफुल है। समझ में आ रहा क्या? जो चीजें बैंड है वही चीजों में हम स्मगलिंग कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा क्या? ऑब्जेक्ट इज मैडम अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल। मैडम वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, वो होगा वॉइड एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट ही वॉइड है तो आगे पूछो ही मत। या उसको इलीगल एग्रीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलीगल एग्रीमेंट। क्या लिखा है, पढ़ो उधर, एग्जांपल्स आएंगे अलग यूनिट में, प्रॉपर इलीगल एग्रीमेंट्स के यूनिट। ये जो है ना, ये जो सेक्शन 10 ही अलग अलग यूनिट्स है, सेक्शन 10 ही अलग अलग यूनिट्स है, ध्यान देना। क्या लिखा है, पढ़ो, द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। एग्जाम्पल सेक्शन 13 में अलग से डिस्कस होगा, बट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट्स दैट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मैडम कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो लॉ ने प्रोहिबिट की है, किसी को मर्डर करना इज अ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, किसी के प्रॉपर्टी को इंजुरी पहुंचाना, तोड़ना, तोड़फोड़ करना इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और इज राइट विच इज अगेंस्ट, विच विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, विच विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। मतलब एग्जांपल, आप कुछ ऐसा काम करो जिसके वजह से किसी लॉ को आप तोड़ रहे हो, उसके पर्पस को खत्म कर रहे हो, right? If it is fraudulent or involves injury to person or property of another, or court regards it as a immoral or opposed to public policy, तो लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, राइट? वो कब अनलॉफुल माना जाएगा, ध्यान देना, राइट? लिख लेना, इसमें फर्स्ट लिखेंगे प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तुम ऐसी चीज कर रहे हो जो लॉ ने प्रोहिबिट की है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। हम उन चीजों में डील कर रहे हैं जो लॉ ने बैन की है, गांजा, समझ में आ रहा है क्या? और क्या क्या होता है, राइट? कच्ची दारू वगैरह मुझे नहीं पता, मतलब होगा, तू बोल रहा है मतलब रहेगा, ध्यान देना, राइट? समझ में आ रहा है क्या? हम उनमें डील कर रहे हैं, हम उन चीजों में डील कर रहे हैं जो लॉ ने प्रोहिबिट की है। एग्जाम्पल, राइट, हम वो कर रहे हैं जो लॉ ने प्रोहिबिट किया है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। दूसरा लिख लेना, विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब जनरली जो होता है उसके अगेंस्ट आप कर रहे हो। मैंने उसको बोला 10 लाख रुपए ले, और यहाँ पे ना पाकिस्तान का झंडा फहरा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। भाई समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जो इंडिया में टूर्नामेंट हो रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान में उनका झंडा फहराना वो लॉजिकल है, क्योंकि उसमें सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ओलंपिक्स वगैरह हो रहा है, इट्स फाइन। बट अदरवाइज मैं वाले लोगों को भड़काना है, चल मैं 10 लाख देता हूँ, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। आई होप मैं ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, एक एग्जांपल, मैं चप्पल बेच रहा हूँ, चप्पल पे इंडिया का फ्लैग है, इट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट हर्ट्स सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। आई होप समझ में आ रहा है। मूवीज में बहुत सारे सीन्स को कट किया जाता है, देखा होगा तुम लोगों ने, वो बोलते इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सेंसर बोर्ड कट करता है, देखा होगा। अरे यस सुनो, पद्मावत मूवी थी एग्जांपल, वो पठान मूवी आई थी देखो, उसमें वो दीपिका गाने को कट करने को बोला था, आई डोंट नो उन्होंने कट किया नहीं किया, आई डोंट नो। समझ में आ रहा है क्या? या एग्जांपल, जब अपना ये मूवी था आमिर खान का, वो मूवी हिट गया था दंगल, जब पाकिस्तान में रिलीज करना तो बोले कि वो लास्ट में जो नेशनल एंथम है उसको म्यूट कर दो या उसको निकाल दो, बोले हम नहीं रिलीज करेंगे, तो उनके हिसाब से वो उनके लिए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। एग्जांपल समझ में आ रहा है क्या? वैसे
मैडम पब्लिक पॉलिसी डिपेंड्स मैडम, क्या पब्लिक पॉलिसी होती है उसमें क्या है, ऐसे थोड़ी है राइट। कहाँ पे स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुझे 10 रुपए देता हूँ वहां पे जाके स्मोकिंग कर, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अरे समझा क्या राइट। हॉस्पिटल के एरिया में हॉर्न नहीं बजाना होता है, बोलता 10 रुपए देता हूँ उधर जाके खाली हॉर्न बजाते रहा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वो नो हॉर्न जोन होता है। पब्लिक पॉलिसी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। ये जनरली कॉलेज के सराउंडिंग में राइट राइट, कोई लिकर के शॉप, सिगरेट के शॉप राइट, गुटखा बिटका के चीजें नहीं होनी चाहिए, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। मैं बोल रहा भाई वहां पे तेरा दुकान डाल, खाली गुटखा बेच, दारू बेच, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इमोरल, इमोरल, इमोरल एग्जांपल ध्यान देना। सपोज मैंने किसी को फ्लैट रेंट पे दिया, आई नो शी इज वेल नोन प्रोस्टिट्यूट, आई नो शी इज अ वेल नोन प्रोस्टिट्यूट, मैंने उसको मेरा फ्लैट रेंट पे दिया so that she can conduct her business over there। ये एग्जांपल है इंस्टीट्यूट का, मैं कुछ नहीं, ये केस हुई है। एंड लेटर ऑन सपोज शी डिनाइज टू पे मी द रेंट, सपोज वो रेंट वो मुझे पे नहीं करती है, 2 मंथ 3 मंथ हो गए उसने रेंट नहीं पेड किया फ्लैट का, आई कैन नॉट sue her बिकॉज जो ऑब्जेक्ट था मैडम राइट, मैंने उसको जिस पर्पज के लिए फ्लैट दिया है वो दैट पर्पज इज इमोरल। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैडम ऑब्जेक्ट ही इमोरल है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट है, वो इलीगल एग्रीमेंट है, इलीगल नहीं बोलूंगा उसको, वॉइड बोलूंगा। आई होप मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है। इमोरल तो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अगेंस्ट राइट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा वो लॉफुल है। समझ में आ रहा है क्या? तो दे आर ट्रीटेड एज अनलॉफुल। अनलॉफुल तो तुम्हारा जो कंसिडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए लॉफुल। कैसे होना चाहिए? लॉफुल। ठीक है। एंड 6 जस्ट लिख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लिख लेना एग्रीमेंट्स व्हिच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। 6 व्हिच आर एक्सप्रेसली नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, लिख लेना एग्रीमेंट्स not expressly declared to be void। ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड डिक्लेयर किए नहीं है, ये पेंडिंग है। तो कितने क्विकली 1 मिनट में, सेक्शन 10 ने कितने एलिमेंट्स दिए? 6। पहला एलिमेंट क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यूनिट 1 में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डिटेल में डिस्कस होने वाला है। ऑफर होनी चाहिए, उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देन मैडम फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट कैसे होनी चाहिए? जिसकी तुमने कंसेंट ली वो फ्री होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी थ्रू कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। देन वो जिनके साथ जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या होने चाहिए? कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। So they should be major, they should be sound mind, and they are not disqualified from entering into contract by any other law. Then consideration होना चाहिए, without consideration contract होगा क्या? नहीं। and बाद में वो consideration lawful भी होना चाहिए, and right object भी क्या होना चाहिए? lawful, lawful object and lawful consideration। so unlawful object and unlawful consideration के साथ किए हुए agreements contract होते हैं ना, वो void agreement होते हैं। वो क्या होते हैं? void। एंड मैडम लास्ट में ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ ने ही नहीं बोले वॉइड है। अगर लॉ बोलता है ये एग्रीमेंट वॉइड है तो तुम कुछ भी कर लेना, वो वॉइड है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। लॉ ने बोला ये करना वॉइड है तो किस्सा ही खत्म, उसमें सोचना ही नहीं है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। समझ में आ रहा है? एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।